कार्डियक अरेस्ट जैसे मेजर चीजें आजकल लोगों के साथ अराउंड 30 होने लगी हैं। फॉर दैट मैटर अगर आप पानी भी पी रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू हार्म यू बैडली। किसी भी गेस्ट के यहाँ जाते हैं तो वेरी फर्स्ट थिंग यू गेट सर्व्ड इज अ कार्बोनेटेड ड्रिंक। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को पर्सनली टॉयलेट क्लीनर्स बोलता हूँ। कैसे गलत लाइफस्टाइल हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले आपका माइंड अफेक्ट होगा, आप खुश नहीं रह पाओगे। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ज्यादा कम होने लग गए हैं, हेयर फॉल, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है। आफ्टर यूजिंग फॉर 4 कंटिन्यूअस मंथ्स मुझे रिजल्ट दिखने लगे एंड आई स्टार्टेड गेटिंग माई हेयर बैक। मुझे ब्लोटिंग होने लगी, एसिड रिफ्लक्स होने लगा, हाइपर एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, रनिंग लाइफ में कैसे एक हेल्दी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, सो द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जानते हैं खाने के, आपकी डेली डाइट के कुछ ऐसे राज जो आपको हिला कर रख देंगे। तो आज बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि प्रॉब्लम्स सच एज डायबिटीज, शुगर, ग्रे हेयर, हेयर फॉल, स्किन प्रॉब्लम्स आजकल इतनी कॉमन क्यों होती जा रही हैं और क्या है इनके पीछे का रियल रीजन। इन्हीं सब चीजों को डिटेल में समझने के लिए आज हमने हमारे शो पे इन्वाइट किया एक बहुत ही रेनाउंड डाइटिशियन मिस्टर पंकज नांदवानी को। आज के एपिसोड में आपको कुछ बहुत ही यूजफुल चीजें पता चलने वाली हैं, इसलिए एंड तक बिल्कुल ध्यान से सुनना। सो अब बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय पंकज, वेलकम टू द नमित शो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। Thank you so much, Namit, for having me here. It's a pleasure completely. Thank you. So, Pankaj, as you are a certified diet coach, a certified dietitian, so directly start करते हैं बिना किसी डिले के। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आज के वक्त में, आज की डेट में जो इतनी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं इतनी कम एज से, लाइक कार्डियक अरेस्ट जैसे मेजर चीज़ें जो एक वक्त पे सिर्फ पोस्ट 60 या पोस्ट 70 हुआ करती थी, आजकल लोगों के साथ अराउंड 30 होने लगी हैं। और जो हमारी बॉडी में इतने डिसऑर्डर्स इतनी जल्दी आने लगे हैं, इसका हमारी डाइट से क्या रिलेशन है? कितना हमारी डाइट इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है? हमारी डाइट ही इन चीज़ों को अफेक्ट करती है। मैं आपको इस तरीके से बोलूँगा, यू आर व्हाट यू ईट। आप मानेंगे 250 डिजीजेस हैं जो हमारे स्टमक से रिलेटेड हैं। 250 डिजीजेस, 80% ऑफ द डिजीजेस, बीमारियाँ हमारे स्टमक से रिलेटेड हैं। हम जो खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है जी। अब आजकल क्यों ये इतना कम एज में होने लगा है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है लाइफस्टाइल। फूड तो है ही एक रीज़न, लाइफस्टाइल बहुत बड़ा इसका रीज़न है। पहले जब हमारे एंसेस्टर्स थे, हमारे बड़े बुजुर्ग थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। वो सुबह से मेहनत करना शुरू करते थे, शाम तक खूब मेहनत करते थे। और आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप कुछ भी खाओ आपको पचता नहीं है। नंबर 1, एक तो आप कुछ भी खाओ आपको पचता नहीं है, ये आप नोट करिएगा। कुछ भी खाओ पचता नहीं है, एंड देन यू आर नॉट ईटिंग राइट। आप फास्ट फूड खा रहे हो, आप जंक फूड खा रहे हो, आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, आप तला हुआ खा रहे हो। ये चारों ही चीज़ आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पे ना मैं 1 सेकंड का आपको रोक के पूछना चाहूँगा। जंक फूड नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, ये स्कूल डेज से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सबने सुना है। आज बीइंग अ डाइटिशियन, प्लीज एक्सप्लेन मी दिस इन द ईजीएस्ट टर्म्स एंड ईजीएस्ट वे पॉसिबल। क्यों मना किया जाता है ये जंक फूड या फास्ट फूड इतना ज़्यादा, एंड व्हाट्स द साइंस बिहाइंड इट कि यार नहीं खाएं तो क्यों नहीं खाएं, और उसका इफेक्ट क्या है डायरेक्टली हमारी बॉडी पे? अभी जो आपने टर्म्स यूज़ किए ना, जो मैंने यूज़ किया, आपने यूज़ किया, जंक फूड एंड फास्ट फूड, इसी में ही आंसर है। जंक मतलब क्या होता है? कूड़ा, कचरा जी। फास्ट मतलब क्या होता है? जल्दी। कूड़ा मतलब हम अपने अंदर कूड़ा डाल रहे हैं, और फास्ट मतलब जो फूड जल्दी बना है, मतलब फूड जल्दी बना है तो सही नहीं बना है। आपकी मम्मी कोई सब्जी बनाती है घर पे फॉर एन एग्जांपल, तो उसको आधा घंटा लगता है बनने में, और आप इंस्टेंट मैगी बनाते हो उसको 2 मिनट में लगते हैं बनने में। 2 मिनट में बना हुआ फूड और 30 मिनट में बना हुआ फूड, कौन सा हेल्दी आप बताओ? वो उसको अच्छे से पकाया है मम्मी ने, प्रेम से पकाया है मम्मी ने, प्यार डाला है उसके अंदर। और जो इंस्टेंट नूडल है वो कैसे, वो तो वो पैकेज्ड फूड है। उसके अंदर वो उन्होंने क्यों बनाया है? पैसा कमाने के लिए बनाया है, और 2 मिनट में बनेंगे और आप खाओगे तो क्या होगा? वो आपकी बॉडी में जाके खराब ही करने वाला है आपको। चलो अगर एक बार ये प्यार और पैसा वाले कॉन्सेप्ट को साइड करें कि चलो वो तो हो गई एक अपर लेवल बात है, हम वापस आते हैं डाइट पे। तो जो जंक फूड है, जो फास्ट फूड है,
इसके डाइटरी कंपोनेंट्स ऐसा क्या होता है जो हमारी बॉडी पे कैसा इफेक्ट डालते हैं डायरेक्टली? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, जितने भी फास्ट फूड होते हैं इसके अंदर जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है वो ग्लूटेन होता है। आप चाहे पिज्ज़ा खा लो, चाहे आप नूडल्स ले लो, चाहे आप बर्गर ले लो, सबके अंदर मैदा होता है। ग्लूटेन इज मैदा? मैदा और ग्लूटेन एक ही चीज़ है। मैदे का मॉडर्न वर्ड है ग्लूटेन। ओके। मैदा होता है सबके अंदर। अब मैदा, आप जब आपने ना रोटी बनते हुए देखी होगी, आपने ना तंदूरी रोटी या नान बनते हुए देखा होगा रेस्टोरेंट्स में। नान को जब आप तोड़ते हो तो कितना, मतलब पंजाबी में बोलते हैं ना, चीड़ा होता है बहुत, वो टूटता नहीं है जल्दी से, स्टिकी होता है, वो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो प्लास्टिक सब्सटेंस बहुत होता है। जब वो बाहर से इतना इलास्टिक है, इलास्टिसिटी उसमें ज़्यादा है, तो अंदर जाके वो क्या करेगा? अंदर जाके वो चिपकेगा। प्लास्टिक तो प्लास्टिक का ही काम करेगा। अब आपने खाया, अंदर जाके वो चिपक गया, आपके इंटेस्टाइन्स में वो जाके चिपक गया, आप एक्सक्रीट नहीं कर पाओगे। आपको आज मैक्सिमम लोगों को 50% ऑफ पीपल इन इंडिया आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स। कॉन्स्टिपेशन क्यों है लोगों को? उसका सबसे बड़ा रीज़न है जंक फूड। मैदा आपकी बॉडी में से जल्दी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता, एक ये रीज़न है। और नंबर 2 है डाइटरी फाइबर है ही नहीं। अब आप जंक फूड की आपने बात करी, एक तो मैदा है, उसके साथ तला हुआ फूड बहुत लोग खाते हैं। अब इसके अंदर कहीं भी फाइबर आता ही नहीं है, या तो कार्ब्स होते हैं या तो फैट्स होते हैं। अब इसके अंदर कहीं डाइटरी फाइबर है ही नहीं। डाइटरी फाइबर क्या करता है, मैं आपको ईजी टर्म्स में एकदम बताता हूँ। डाइटरी फाइबर है ना, हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती। अच्छा। वो हमारी बॉडी के अंदर हम खाते हैं, उसको इंजेस्ट करते हैं, वो हमारी बॉडी को अंदर से हर ऑर्गन से धक्का देते 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 हमारा वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। अच्छा। वो है ना, जो डाइटरी फाइबर है वो वाटर को होल्ड करके रखता है। तो जो हमारे स्टूल्स होते हैं ना, वो भी हार्ड नहीं होते। वो हमारे स्टूल्स को धक्का देता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, फिर धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्प्शन भी अच्छा होता है फूड का, फिर उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलन में जाके रेक्टम के थ्रू हमारा वेस्ट बाहर निकल जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। फूड एब्सॉर्प्शन भी, जो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्प्शंस होते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है, और प्लस आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। और ये सारी, अब डाइटरी फाइबर किस चीज़ों में होता है ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जंक फूड में कोई डाइटरी फाइबर नहीं होता। मैदे में कोई डाइटरी फाइबर नहीं है। आप तला हुआ फूड खाते हो, उसमें कोई, आप आलू का बना होता है मैक्सिमम। आप बर्गर खाते हो, उसके अंदर जो टिक्की होती है वो भी आलू की बनी हुई होती है। आप चीज़ खाते हो, वो दूध की बनी हुई होती है, उसके अंदर अगेन कोलेस्ट्रॉल होता है। मैं एक चीज़ और आपको शेयर करना चाहूँगा, जो हम चीज़ खाते हैं वो एक एनिमल प्रोडक्ट है, दूध से बनती है चीज़। दूध के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, चीज़ के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है। दही को आप छोड़ दो, उसके अलावा जो अमूल तो मैं नहीं बोलूँगा, जितने भी बटर है, चाहे वो घर का बना हो या बाहर का घी हो, सबके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। घी हम क्यों बोलते हैं कि आप 1 चम्मच जितना खा सकते हो? क्यों? वो आपकी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने ये सब खाया, चीज़ खाया, टिक्की खाई आलू की, वो भी तली हुई, आपने मैदा खाया, इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें, और इसके अंदर वेजीज बहुत कम होते हैं, और ये प्रोसेस्ड होते हैं, मतलब तल के देते हैं। और तलने में कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? पाम ऑयल यूज़ करते हैं। दैट इज़ द वर्स्ट क्वालिटी ऑफ ऑयल, जो आपके घर में कभी यूज़ नहीं किया होगा। आपके घर में यूज़ करेंगे या तो सनफ्लावर ऑयल, या तो राइस ब्रान ऑयल, और या तो यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल, या तो मस्टर्ड ऑयल। आपके घर में कभी भी पाम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। आप मम्मा से पूछेगा कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हो, आपके घर में कभी पाम ऑयल यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर 49% सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट का मतलब क्या है? जो फैट आपकी बॉडी में जाके अंदर चिपकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। सो 49% ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैट है, जो चिपकेगा ही चिपकेगा। अब देखिए, जो आप फास्ट फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, एक तो नंबर 1 मैदा, नंबर 2 तला हुआ वो भी पाम ऑयल से, नंबर 3 पोटैटोज, फिर उसके बाद आप खाते हो केचप। बिना केचप के तो आप जंक फूड खाओगे नहीं, वो तो इनकम्प्लीट है उसके बिना। तो आपने केचप खाया, वो कार्सिनोजेनिक है अगेन, उसके अंदर केमिकल्स होते हैं। आप कोई भी चीज़, आप एक टमाटो लेके आओ, आप उसको प्लेस कर दो, डाइनिंग टेबल पे रख दो, 2 दिन के बाद उसको देखो क्या होगा, उसका फंगस लग जाएगी। वो पेरिशेबल आइटम है, खराब हो जाएगा वो। तो एक टमाटो केचप 6 महीने तक कैसे टिकती है? कैसे टिक सकती है? उसके अंदर कुछ ना कुछ तो केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस हुआ है, केमिकल्स ऐड किए गए, तभी तो उसका एक्सपायरी पीरियड 6 मंथ्स का है।
तो वो सब चीज़ें कार्सिनोजेनिक ही हैं, जितने भी केमिकल्स ऐड किए जाते हैं वो कार्सिनोजेनिक हैं, उससे कैंसर होता है और प्लस आपकी इंटरनल हेल्थ तो ख़राब होगी। आपने हार्ट अटैक की बात करी, वो हार्ट अटैक उसकी वजह से होगा, जो भी केमिकल्स यूज़ किए हों आपके लिए अच्छे नहीं हैं। फिर से मैं काउंट करवाता हूँ, नंबर 1 मैदा, नंबर 2 तली हुई चीज़ वो भी पाम ऑयल से, नंबर 3 पोटैटोज़ जो कार्ब्स यूज़ किए जा रहे हैं, नंबर 4 केचप। चारों की चारों चीज़ आपकी हेल्थ को डिटीरियोरेट करती हैं और यही आप इंजेस्ट कर रहे हो अपने बॉडी के अंदर, हेल्थ तो ख़राब होगी। अब यहाँ पे ना लाइक आपने ये सारी चीज़ें गिनवाई, मैदा, ऑयल एंड एवरीथिंग, और जब जंक फूड और फास्ट फूड की बात हो रही है तो इंडिया के अंदर ना वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फास्ट फूड आज के वक्त में जो होगा ना वो आजकल जो चल रहा है दैट इज मोमोज। मोमोज इज समथिंग आई गेस जो लोगों के लिए ऐसा हो गया कि यार अगर नहीं खाएंगे ना 3-4 दिन तो उसके बाद उनकी वो क्रेविंग जागनी स्टार्ट हो जाएगी। बट so many dietitians out there say that momos are really harmful for you. What's your take on momos? देखिए मैं फिर से आपको बोलूँगा, मोमोज किससे बनते हैं? Outer layering is मैदा. आउटर लेयरिंग इज मैदा। जब प्लास्टिक से बन रहे हैं, जब प्लास्टिक, सो इज मैदा प्लास्टिक? एब्सोल्युटली, मैं तो उसको प्लास्टिक ही बोलता हूँ कि देखो जब कौन सी चीज़ स्ट्रेच हो सकती है, आप मिलेट्स ले लो, आप है ना ज्वार ले लो, बाज सोरगम, इंग्लिश में सोरगम बोलते हैं ज्वार को, या आप रागी ले लो, मिलेट्स ले लो, उसका आप आटा बनाओ, आप रोटी बनाओगे ना, मम्मा से आप पूछना, आप रोटी बनाओगे रोटी टूटती जाएगी आपकी। आप मक्की की रोटी ले लो, हम पंजाबी, आप भी पंजाबी हो, मैं भी पंजाबी हूँ, हम लोग मक्की की रोटी खाते हैं ना, मम्मा बनाती है, मेरी वाइफ बनाती है, तो टूटती है रोटी। क्यों टूटती है? क्योंकि उसके अंदर ग्लूटेन नहीं है, उसके अंदर मैदा नहीं है, वो इलास्टिसिटी नहीं है, वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स भी हमको अच्छे से मिलते हैं। और मैदे के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके अंदर ग्लूटेन है। ग्लूटेन एक टाइप का प्रोटीन ही है, लेकिन वो इलास्टिसिटी है उसके अंदर। जहाँ पर मैदा आएगा वो आपके इंटेस्टाइन्स 100% अफेक्ट करेगा। मतलब मैदा हमारे लिए बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। Being a dietitian, being a dietary expert, I would like to ask कि मैदे की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्पेसिफिकली मैदा आपके अकॉर्डिंग एक ह्यूमन को कितना मैदा कंज्यूम करना इज़ फाइन फॉर अ ह्यूमन? देखिए इसको हम स्पेसिफिकली तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम जो अर्बन वर्ल्ड में जी रहे हैं जी, अभी बहुत सारे, वैसे तो मैं फिर भी बोलता हूँ अगर आप एडजस्ट करना चाहें तो हमेशा अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि आपको कहीं जाना पड़ता है, आप बाहर जाते हैं, कभी कभी आपको खाना भी पड़ता है जी, तो आप खा सकते हैं। अब कितना खाना है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन कैसे खाना है वो मैं बता सकता हूँ। आपको सपोज भूख लगी है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन मैदा, कोई भी मैदे से बनी हुई चीज़, आपको भूख लगी है, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, यू कैन नॉट स्टार्व योरसेल्फ, तो आप कुछ ना कुछ खाओगे। तो ओनली ईट द 50% ऑफ योर कैपेसिटी। अगर आपको 100% भूख लगेगा तो आप 50% खाइए, वो मैदा आपको ख़राब नहीं करेगा, लेकिन वो भी आपको 15 से 20 दिन में एक बार। अगर आप रोज़ इस रूल को भी, इस फॉर्मूला को भी आप रोज़ अपनाओगे, देन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू बैडली। एंड व्हाट आर द मोस्ट प्रोमिनेंट डिजीजेस जो कि मैदा इंट्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी के अंदर? एज पर यू मैदे की वजह से कौन से सबसे मेजर डिजीजेस हमारी बॉडी में आते हैं? देखिए जो मेजर बीमारियां हैं ना, ये बहुत सारी हैं, ये तो इसकी लंबी लिस्ट है, और सबसे पहला जो लिस्ट में आता है वो है ओबेसिटी। ओके, ओबेसिटी का रीज़न है कॉन्स्टिपेशन होता है मैदे से। ओके, यू आर नॉट एबल टू एक्सक्रीट, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, आप एक्सक्रीट नहीं करते तो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है, लिवर को मैसेज जाता है कि आपको स्टोर करना है। लिवर बहुत मेहनत करता है, हमारा बॉस ऑर्गन है हमारी बॉडी का, सबसे ज़्यादा काम जो करता है ना, सब बोलते हैं कि हार्ट है, हार्ट तो है ही मेन ऑर्गन, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में काम करता है वो है लिवर। तो वहाँ पर अब वो बाहर नहीं निकल रहा तो स्टोरेज होना शुरू हो जाता है। अब स्टोर होता है तो हमारे लिवर के आजू बाजू ना फैट स्टोर हो जाता है, लिवर काम नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो हम उसको बोलते हैं फैटी लीवर। ओके, ये भी एक बहुत आजकल लोगों में सुनने में आ रहा है कि फैटी लीवर लोगों को बहुत हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और फैटी लीवर का यही कारण है, जो जंक फूड और फास्ट फूड हम खा रहे हैं, हम एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे तो बॉडी में स्टोर हो रहा है, फैट स्टोर हो रहा है तो फैटी लीवर हो रहा है। और फैटी लीवर के बाद, फैटी लीवर मतलब ओबेसिटी। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपको कैसे पता कि आप ओवरवेट हो? कोई इसके रूल्स तो नॉर्म्स होंगे, आप कुछ जानते हैं इसके बारे में? नॉट येट। मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला, ये मास ऑडियंस के लिए बता रहा हूँ, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला, कि आपका जो जितनी हाइट है इन सेंटीमीटर्स, अगर आप मेल हैं, फॉर सपोज मेरी हाइट 173 सेंटीमीटर्स है, उसमें से मैं 100 माइनस करूँगा तो माई आइडियल वेट इज 73। ओके, अगर मेरा वेट 85 है तो मुझे 12 किलो अपना वजन घटाना है टू लिव अ ऑप्टिमम लाइफ। ओके,
और अगर आपका वेट 73 है देन इट्स परफेक्ट, आपको BMI भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये मास लोगों के लिए है कि वो आसानी से समझ सके। सबको हाइट तो जनरली पता ही होती है अपनी, और फीमेल्स के लिए 105 आप माइनस कर दो, मेल्स के लिए 100 हाँ, और फीमेल्स के लिए 105 आप माइनस कर दो। अगर आपको कोई कंडीशन है, जैसे आप डायबिटिक हो, या आपको हाई BP है, हाइपरटेंशन है, या आपको एंजाइटी बहुत रहती है, स्ट्रेस बहुत रहती है, तो मेल्स में आप 105 माइनस कर दो और फीमेल्स में आप 110 माइनस कर दो। इतना आपका वेट होना चाहिए। प्लस एक चीज़ आपको और बताता हूँ जो मास पब्लिक को मालूम होनी चाहिए। जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो बॉडी की शेप होती है वो पैर की तरह होती है, पैर, नाशपति हम लोग हिंदी में बोलते हैं, पैर। और जो मेल्स होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है एप्पल की तरह होता है। तो जो फीमेल्स का हिप टू वेस्ट रेशियो जो होता है ना, वो 0.8 होना चाहिए। 0.8 इन द सेंस, मैं जैसे आपको बताता हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी फीमेल की वेस्ट 32 है तो उसके हिप्स 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये परफेक्ट है। अगर इससे ज़्यादा आप गए देन यू नीड टू रिड्यूस द वेस्ट एंड योर हिप्स। एंड फॉर मेल्स इट इज़ 0.9 हिप टू वेस्ट रेशियो। अगर किसी मेल की समझ लीजिए वेस्ट 36 है तो उसके हिप्स 40 से ऊपर नहीं होने चाहिए, और ये मैक्सिमम है। और जो वेस्ट साइज़ होना चाहिए फीमेल्स का वो है 80 सेंटीमीटर्स। 80 सेंटीमीटर से ऊपर फीमेल्स की दैट इज़ 32 इंचेस। इससे ऊपर वेस्ट नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उनको फैटी लिवर है। So then they need to get tested. Absolutely. और फैटी लीवर का एक सिंपल सा टेस्ट आता है जो है जिसको बोलते हैं SGPT टेस्ट। ये हर बंदे को करवाना चाहिए, हर बंदे को। अगर आपका वेट आपने चेक कर लिया ना जिस सिंपल फॉर्मूले से, आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 या 105 आपने चेक कर लिया, तो अगर आपका वेट ज़्यादा है ना तो सबसे पहले जाके आप SGPT टेस्ट करवाओ। अगर आपने शुरुआत में डिटेक्ट कर लिया ना कि आपके लिवर फैटी है, अगर आपने उसको एड्रेस कर दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है हमारी वेट गेन से। तो नंबर 1 ये हो गया। और जो मैं मेल्स का बता रहा था, मेल्स की जो वेस्ट है वो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको तुरंत ही वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और मैं सेंटीमीटर्स में बताया, मैं इंचेस में भी बता देता हूँ। फीमेल की इंचेस में वेस्ट 32 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मेल्स की इंचेस में 36 इंचेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट इज देन अनहेल्दी। अगर इससे ऊपर हो गई तो अनहेल्दी। मैं तो 36 और 32 को भी अनहेल्दी ही मानता हूँ। आपका वेट आइडियल है आपकी हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 एंड 105। गॉट दैट। अभी इससे पहले पंकज, जब हम ऑफ द कैमरा जब ये डिस्कशन कर रहे थे तो हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, दोज आर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। हम सबकी लाइफस्टाइल में है, हम सबका लाइक किसी भी गेस्ट के यहाँ जाते हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग यू गेट सर्व्ड इज अ कार्बोनेटेड ड्रिंक। और कहीं भी बाहर खाने जाएंगे, कुछ भी जाएंगे, सो अ ड्रिंक इज ऑलवेज कार्बोनेटेड ड्रिंक इज ऑलवेज एन essential ingredient of the plate. Yes. But you told that it is again equally harmful. Now अब उस पर थोड़ा सा बताओ कि उसका क्या पूरा वो है। हाँ, मैं तो जो मैंने ऑब्जर्व किया ना नमित, मैं वो आपसे सबसे पहले शेयर करता हूँ। हमको मील मिलती है, उसमें बर्गर मिलता है, फ्रेंच फ्राइज मिलती है, और साथ में वो एक कार्बोनेटेड ड्रिंक देते हैं। अब हमने खाया बर्गर, ये तो हम पहले शेयर कर चुके हैं, वो गलत चीज़ खा रहे हैं। हमने बर्गर खाया। अब जब हम कुछ भी खाते हैं ना तो हमारी जो बॉडी है, स्टमक, उसमें कुछ एसिड्स रिलीज करता है। उसको हमें ना एक सिंपल लैंग्वेज में ना, आयुर्वेदिक लैंग्वेज में बोलते हैं जठर अग्नि, और सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर। जब हम कुछ खाते हैं तो डाइजेस्टिव फायर एक्टिवेट हो जाती है बॉडी के अंदर। हाँ, हमारे स्टमक के अंदर। उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, HCl। ठीक है। उसका pH होता है 2। वो इतना एसिडिक होता है कि हमारा खाना वो पचाता है। अब वो डाइजेस्टिव फायर एक्टिवेट हो गई जब हमने कुछ खाया। आपने खा लिया, आपने 2 उसके बाइट्स लिए, यू आर ड्रिंकिंग दैट कार्बोनेटेड ड्रिंक। वो डाइजेस्टिव फायर एक्टिवेट हुई थी आपका खाना डाइजेस्ट करने के लिए, आपने वो कार्बोनेटेड ड्रिंक पिया, वो डाइजेस्टिव फायर मंद पड़ गई, उसको बोलते हैं मंद अग्नि। वो डाइजेस्टिव फायर खत्म, सेटल हो गई, बुझ गई। अब वो अग्नि बुझ गई तो खाना कौन पचाएगा? खाना तो पचेगा नहीं आपका। तो खाना क्या होगा, वहाँ सड़ता रहेगा आपके स्टमक में। जब खाना सड़ेगा, एक तो आप क्या खा रहे हो, मैदा, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी, और वो अंदर सड़ रहा है, मतलब फर्मेंटेशन हो रहा है। सड़ने को फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब जब वो सड़ रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है वहाँ, तो क्या होगा, फैट बढ़ेगा बॉडी में। कार्बोनेटेड ड्रिंक मल्टीप्लाई कर देता है
जो मैदा आपकी बॉडी में कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देता है, उसके इफेक्ट्स ज़्यादा वर्स कर देता है। एक तो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को पर्सनली मैं तो टॉयलेट क्लीनर्स बोलता हूँ। इतने ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इतनी शुगर होती है उसके अंदर कि अगर आपने एक 250 ml ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक आपने कोई भी पी ली ना, तो समझ लीजिए ना आपने एक हफ्ते का शुगर खा लिया, इतनी ज़्यादा उसके अंदर शुगर होती है। चलो अगर हम एक बार के लिए, जैसे आजकल मार्केट में ज़ीरो शुगर फ्री कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी आने लग गए हैं, डाइट वाले आने लग गए हैं, एक बार के लिए चलो उनका शुगर कंटेंट लेस है, मान लिया उनमें शुगर कंटेंट नहीं है, बट अदरवाइज ऑल्सो आर दे हार्मफुल देन इवन व्हेन दे आर शुगर फ्री? दे आर इवन मोर हार्मफुल। ओके, हाउ इज दैट? उसमें स्टीविया डाला जाता है। ओके, सिर्फ बोल देते हैं शुगर नहीं है, स्टीविया इज ऑल्सो शुगर। ओके, उसको बोल देते हैं जीरो शुगर। अब जैसे है ना, एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे ना बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, जैसे आप समझ लो आप कोई चिप्स ले रहे हो, वो तलते हैं चिप्स, तलते हैं, जब तेल आ जाता है ना तो ट्राइग्लिसराइड्स आते हैं। तेल मतलब ट्राइग्लिसराइड्स। अब उसके अंदर कोई घी तो उन्होंने यूज़ किया नहीं है। अब हमने चिप्स का पैकेट लिया, उन्होंने बाहर लिख दिया चिप्स के जीरो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तो होता ही नहीं है उसमें। कोलेस्ट्रॉल इज रिलेटेड टू व्हेन इट कम्स टू एनिमल प्रोडक्ट्स, या नॉनवेज चीज़ या कोई मिल्क से रिलेटेड चीज़ आएगी तब आएगा कोलेस्ट्रॉल। अब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का कोई लेना देना नहीं है, आपने लिख दिया जीरो कोलेस्ट्रॉल। सेम इज विथ डाइट कोक। कोलेस्ट्रॉल का ऑयल से रिलेशन नहीं है? लाइक यूजुअली लोगों को आई गेस ये कंसेप्शन है कि अगर आप ऑयली खा रहे हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है। सो इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं बीएड सेट करवा रहा था तो उसने मेरे को बोला, सर आप डाइटिशियन हो, मेरे को बताओ ना, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है। हाँ। फिर मैंने उसको बोला आप क्या करते हो? आप नॉनवेज बहुत खा। बोले यार मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं। फिर उसने बताया वो ट्राइग्लिसराइड कुछ बोलता है वो हाई। मैंने बोला बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ट्राइग्लिसराइड मतलब इट इज रिलेटेड टू द प्लांट, जो ऑयल है प्लांट ऑयल। ओके। और जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज रिलेटेड टू एनिमल प्रोडक्ट, जो भी दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या जो नॉनवेज प्रोडक्ट्स हैं, ओके, वो है कोलेस्ट्रॉल। और यूजुअली लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हम ऑयली खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। हाँ, तो ऑयल और कोलेस्ट्रॉल का आपस में लेना देना है ही नहीं। अब जब आप टेस्ट करवाओगे ना अपना लिपिड प्रोफाइल, जब आप लिपिड प्रोफाइल अपना चेक करवाने जाओगे ना, आप बोलोगे मुझे लिपिड प्रोफाइल चेक करना है, उसमें दो चीज आती हैं, एक ट्राइग्लिसराइड लेवल और एक आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज टोटली डिफरेंट। ओके। और कोलेस्ट्रॉल भी दो टाइप के होता है, एक होता है गंदा कोलेस्ट्रॉल और एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल। अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपको हेल्प करता है और गंदा कोलेस्ट्रॉल जो हम खाते हैं वो हमको खराब करता है। तो अभी हम चिप्स वाली बात पे थे कि वो अपने पैकेट पे लिखते हैं जीरो कोलेस्ट्रॉल, वो उसमें यूज ही नहीं हो रहा कोलेस्ट्रॉल, उन्होंने लिख दिया जीरो कोलेस्ट्रॉल। बेवकूफ़ बनाया जाता, हम लोग बन जाते हैं और इसमें तो कुछ नहीं है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है, खा लो आराम से। तो ऐसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा हमें बड़ी बड़ी कंपनी से। तो अगर हमने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे उस डाइजेस्टिव फायर की, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। तो कहीं ना कहीं जब भी हम, क्योंकि आजकल तो क्या है ना, हम बाहर जाते हैं तो कॉम्बो ही ऐसा है, आप चाहे पिज़्ज़ा खाओ, चाहे बर्गर खाओ, चाहे आप पॉपकॉर्न खाओ, हर फूड के साथ एक कार्बोनेटेड ड्रिंक एडेड है ही है। तो डेफिनेटली वो तो हमारी बॉडी को हार्म कर ही रही है। कुछ लोगों को ना धीरे धीरे वो हैबिट पड़ जाती है कि खाना भी खाएंगे तो घर में भी उसके साथ कुछ ना कुछ एक कार्बोनेटेड ड्रिंक उनको चाहिए। सो इवन अगर आप एक हेल्दी फूड के साथ भी उसको सर्व कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अनहेल्दी। अगर आप किसी हेल्दी फूड के साथ अगर आप कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक, फॉर दैट मैटर अगर आप पानी भी पी रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू हार्म यू बैडली। अगर आप खाना खाते वक्त पानी पी रहे हो ना, तो भी आपको बहुत हार्म करने वाला, क्योंकि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। अरे आप खाने के साथ पानी की बात कर रहे हो, आप रोटी के साथ चावल खा रहे हो, वो भी आपके लिए सही नहीं है। बट ये तो आई गेस एक वो कंप्लीट डाइट की वो बताई जाती है कि ये भी थोड़ी रोटी होनी चाहिए, चावल होना चाहिए। ये भी गलत है। एंड कैसे, इफ यू कैन? मैं बताता हूँ। चावल में होता है स्टार्च, चावल में होता है स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, और रोटी के अंदर होता है गेहूं, जो हम गेहूं की रोटी खाते हैं, उसके अंदर अगेन आता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूटेन। ग्लूटेन क्या होता है? चिपकता है। चावल तो जल्दी डाइजेस्ट होता है। चावल का GI मतलब ग्लिसेमिक इंडेक्स, ग्लिसेमिक इंडेक्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें बताता है कि हमारा शुगर लेवल उसको खाने के बाद कितना जल्दी बढ़ रहा है। तो उसको हम GI बोलते हैं। चावल का GI भले ज़्यादा है, लेकिन चावल रोटी से सेफ है। ओके। रोटी आपने चावल के साथ खाई, चावल के अंदर कोई ग्लूटेन नहीं है, चिपकने वाला कोई भी सब्सटेंस नहीं है। रोटी के अंदर ग्लूटेन है जो चिपकता है, जिसकी इलास्टिसिटी है। अब रोटी आपने चावल के साथ खाई तो चावल भी डाइजेस्ट नहीं हुए। रोटी तो डाइजेस्ट होने में 48 आवर्स लगते हैं आपको, रोटी को। हाँ, अब आपने चावल के साथ रोटी खाई तो चावल भी डाइजेस्ट नहीं हुआ आपको। अगेन फर्मेंटेशन, अगेन फूड का सड़ना स्टार्ट,
अगेन यू आर फेसिंग द सेम स्टमक प्रॉब्लम्स। आपको ब्लोटिंग होगी, आपको बर्प्स आएंगे, आपको एसिड रिफ्लक्स आएगा, आपको एसिडिटी होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, एंड अगेन सेम प्रॉब्लम्स। लाइक दिस इज सो आई ओपनिंग। मैं एक एक करके इसको ओपन करना चाहूँगा, बट आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद द रोटी एंड पानी वाली चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। हमें जैसे कई बार हैबिट होती है खाने के बाद पानी पीना, कि यार खाना खाया और साथ उसके बाद एक ग्लास पानी पिया। इज दैट ऑल्सो अनहेल्दी? नो, एब्सोल्युटली अनहेल्दी, एब्सोल्युटली अनहेल्दी। मैंने आपको पहले बताया ना, जब हम खाते हैं, फूड खाते हैं, तो हमारी डाइजेस्टिव फायर एक्टिवेट होती है, हमारी अग्नि एक्टिवेट होती है। अब हमने खाया, वो एक्टिवेट हो गई, पानी पिया तो मंद हो गई, खत्म हो गई अग्नि, तो खाना कौन पचाएगा? तो खाना खाने की कितनी देर बाद हमें पानी पीना चाहिए? यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 45 मिनट्स। ओके, आपको 45 मिनट्स बाद ही वाटर पीना है। अगर आपको मिर्ची लगी, सपोज बहुत सारे लोग ये रीज़न देते हैं, यार मिर्ची लगती है, यार पानी तो पीना पड़ेगा, नहीं तो मिर्ची सबसाइड कैसे होगी। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको मिर्ची लग रही है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप 5 ग्राम जितना गुड़ खा लो, देसी गुड़, प्रोसेस्ड गुड़ नहीं, काले रंग का होता है देसी गुड़। या तो आप 5 ग्राम देसी गुड़ खा लो, या तो आप फेनल सीड्स, सौंफ के साथ देसी मिश्री खा सकते हो, 1 टीस्पून जितनी। ये दोनों ऑप्शंस में से जो आपको सूट करे आप वो खाओ। आपको मिर्ची नहीं लगेगी, आप 45 मिनट तक पानी नहीं पियोगे तो भी आपको चल जाएगा। आपको पानी अवॉइड करना है बस। और खाना खाने से पहले पानी पीना है सेफ, लाइक बिफोर मील? एब्सोल्युटली, 30 मिनट्स पहले आप पानी पी सकते हो। उसका भी एक रूल है। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो आप 15 मिनट पहले 1 ग्लास पानी पी लो। अगर आपको वेट स्टेबल रखना है तो आप 30 मिनट्स पहले पानी पी लो। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आप 45 मिनट्स पहले पानी पी लो। ओके, इंस्टेंट पहले पानी पीना, लाइक खाना खाने बैठे पहले पानी पिया और एकदम खाना स्टार्ट किया, दैट इज नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि आपको हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ना, वो डाइल्यूट हो जाता है ज़्यादा। तो फिर वो अपना काम नहीं कर पाता। HCl जो हमारे स्टमक के अंदर है वही हमारा खाना डाइजेस्ट कर रहा है, तो डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। आप 1-2 सिप पी रहे हो, दैट इट्स फाइन, लेकिन आप पूरा 1 ग्लास पी रहे हो तो डाइल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। ओके, नाउ पंकज, कमिंग टू वन मोर थिंग जो अभी मैंने इस डिस्कशन में आपसे सुनी, दैट आपने कहा रोटी में भी ग्लूटेन है, दैट इज रोटी में भी मैदा है। तो अगर हम एक आटे की रोटी बना रहे हैं उसमें मैदा कैसे है? मैं आपको देखो समझाता हूँ। रोटी का जो गेहूं होता है ना, गेहूं के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ब्रैन, फाइबर। सेकेंड वन इज जो उसके अंदर का पोर्शन, सेकेंड लेयर होती है, उसको बोलते हैं एंडोस्पर्म, वो होता है मैदा। और जो थर्ड होता है वो होता है जर्म। जो 3 लेयर से गेहूं बनता है। अब जो मैदा है उसमें अपर फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर निकाल देते हैं, वो रिफाइंड होता है एकदम, वो मैदा हो जाता है, प्योर मैदा है, वो प्योर मैदा है। बहुत कॉन्ट्रेरी वर्ड है प्योर मैदा, आयरॉनिकल है। और जो गेहूं होता है उसमें तीनों इंग्रेडिएंट होते हैं। उसमें ग्लूटेन कम होता है, फाइबर भी होता है साथ में, लेकिन होता है। इसीलिए अब बहुत सारे डायटिशियंस हैं जो हमारी फ्रेटर्निटी के हैं या जो डॉक्टर्स हैं, वो जिनको जो डायबिटिक्स हैं उनको बोलते हैं आप गेहूं मत खाओ। ओके, रोटी अवॉइड करो, रोटी अवॉइड करो आप। उनके लिए क्या ऑप्शन सजेस्ट किए जाते हैं? उनके लिए है ना, मिलेट्स बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे आप ज्वार की रोटी खा सकते हो, आप सर्दी में बाजरे की रोटी खा सकते हो, आप रागी की रोटी खा सकते हो, आप मक्की की रोटी भी सर्दी में खा सकते हो। ये सारे ऑप्शंस हैं उनके लिए। और आप चाहें तो राइस भी खा सकते हो, लेकिन वेजीज ऐड करके, पुलाव जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो वो भी आप खा सकते हो इन स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि उसका GI मैंने जैसे बताया ग्लिसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो आप राइस भी थोड़े खा सकते हो वेजीज ऐड करके, कोई इशू नहीं है। नमित जी, मैं आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। हमारी जो डाइट है ना, वो 4 पिलर्स पे टिकी हुई है। ये नोट करने वाली बात है। मैं आपके थ्रू बहुत सारे जो आपके व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन सबसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो इसको फॉलो करें अच्छे से। अगर वो कर सके तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नंबर 1 इज़ आप क्या खा रहे हो, आप कितना खा रहे हो, आप किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हो, और आप कितने बजे खा रहे हो। अगर आप ये 4 चीज़ें फॉलो कर लेते हो ना, आप कभी बीमार नहीं होगे बिकॉज ऑफ फूड। तो ये 4 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कॉम्बिनेशन ऐसा हो कि जो आपको अफेक्ट न करे, जैसे खाने के साथ पानी नहीं। आपकी क्वांटिटी हमेशा उतनी होनी चाहिए। अगर आपको 100% भूख लगी है तो आपको 50% या मैक्स 60% ही खाना है। ग्रेट पंकज, आई विल बी इंटरप्टिंग इन बिटवीन, बट इससे ना मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है जो आई नीड द आंसर टू। कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा खाने के साथ पानी नहीं, जिसका लॉजिक एंड साइंस ये है कि हमारी डाइजेस्टिव फायर उससे लो हो जाती है। ये तो साइंस हुआ पानी का। आपने कहा एटलीस्ट 45 मिनट्स लेटर।
अब हमारे यहाँ स्पेशली इंडिया में एक बहुत बड़ा वो है कि यार खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए। और गर्मियाँ हैं तो उसमें से 50% ऑफ टाइम्स वो मीठा एक आइसक्रीम होगी कि खाने के बाद आइसक्रीम खा रहे हैं, जो कि कॉमन है, हर हाउस होल्ड में होता है। सो डज ईटिंग दैट आइसक्रीम बिकॉज इट्स कोल्ड ऑल्सो इफेक्ट्स द डाइजेस्टिव फायर ऑफ आवर बॉडी? अफेक्ट तो करती है। एक तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आइसक्रीम में ना सैचुरेटेड फैट होता है। ओके। अब आइसक्रीम का आपने कभी एक्सपायरी डेट पढ़ा होगा। आइसक्रीम बनी है पेरिशेबल आइटम से, मिल्क से। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम मिल्क से बनाते हैं, तो मिल्क इज अ पेरिशेबल आइटम। आप अगर उसको बाहर रख दो तो वो थोड़ी देर में फट जाता है। अगर थोड़ी भी उसको गर्मी लगेगी तो वो फट जाएगा। उसकी एक्सपायरी डेट होती है मंथ्स की। हाँ जी। फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम। तो कैसे होती है? बिकॉज ऑफ सम एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उसमें, केमिकल्स होते हैं। तो अगर आप बाहर की कोई भी आइसक्रीम खा रहे हो, दैट इज गोइंग टू हार्म यू, दैट इज गोइंग टू हार्म योर स्टमक लाइनिंग एंड योर इंटेस्टाइन्स। और वो सैचुरेटेड फैट है, अगेन वो एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब आपके हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो आइसक्रीम से बढ़ते हैं। और इसमें भी पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सी चली थी कि ये आइसक्रीम और फ्रोज़न डेजर्ट के बीच का एक वो स्टार्ट हुआ था कि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं आइसक्रीम पे के नेम पे फ्रोज़न डेजर्ट सेल कर रहे हैं, दैट इज़ आई गेस ऑयल और समथिंग। व्हाट इज़ इट लाइक, वो क्या एग्जैक्टली? फ्रोजन डेजर्ट हम उनको बोलते हैं, जैसे केक आइसक्रीम हो गई, उसके अंदर केक भी, एक केक का पार्ट भी होता है और आइसक्रीम भी होती है। दैट इज इवन मोर हार्मफुल फॉर अस, क्योंकि उसमें ऑयल यूज़ किया जाता है। अब ऑयल को हम जब बोलते हैं, जब उसको हाइड्रोजनेट किया जाता है तो उसमें ट्रांसफैट जनरेट होता है। और ट्रांसफैट से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप अगर घर पे भी खा रहे हो ना, तो भी आप ट्रांसफैट खा रहे हो। हम जनरली घर पे ना ब्रेड बटर बनाते हैं। आप है ना बटर पे मक्खन लगाने के लिए क्या करते हो? गरम किया आपने पैन, उसके अंदर बटर डाल दिया। जब हम बटर डालते हैं तो फ्लेम्स आते हैं, ऊपर धुआं उड़ता है, दैट इज ट्रांसफैट। ओके। मतलब जब भी आप ब्रेड बटर खा रहे हो ना, तो आपको लो फ्लेम पे बनाना है। जब आप घी लगा रहे हो ब्रेड पे, या आप समझ लो आप बटर लगा रहे हो ब्रेड पे, तो फ्लेम्स नहीं होने चाहिए ऊपर, वो धुआं नहीं उठना चाहिए। अगर वो धुआं उठ रहा है, दैट इज ट्रांसफैट। और ट्रांसफैट क्या करता है, मैंने बताया आपको, वो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक करता है। ओके। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसफैट हमको सिर्फ बाहर से मिलता है, घर पर भी हमको ट्रांसफैट मिलता है। तो इसका एक ही ऑप्शन है, अगर आपको ब्रेड बटर खाना है, मैं थोड़ा सा डिटोर हुआ हूँ वहाँ से, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने बताया कि अगर आपको खाना है कुछ भी ऐसा, आपको बटर लगाना है, आपको घी लगाना है, तो आप पैन पर नहीं लगाओगे। आप पैन से जब अपनी चीज़ प्लेट पर ले लोगे तब आप लगाओगे। ओके। आपका घी या आपका बटर, उसके धुएं नहीं उड़ने चाहिए। ओके। जब आप कोई डीप फ्राइड भी चीज़ खा रहे हो तो आपको लो फ्लेम पर ही बनानी है। हिंदी में भी बोल देता हूँ, धीमी आंच पर आपको बनानी है। आपको हाई फ्लेम पर कोई भी फूड कुक नहीं करना, धुएं नहीं निकलने चाहिए। अगर तेल के, घी के, बटर के धुएं निकल रहे हैं, देन इट इज ट्रांसफैट। ओके, देन इट कन्वर्ट्स टू ट्रांसफैट। तो ट्रांसफैट जनरेट हो गए एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट एथेरोस्क्लेरोसिस, जिनको हम ब्लॉकेज बोलते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द पिलर्स वी वर डिस्कसिंग अबाउट। अब जो मैं आपको पिलर्स बता रहा था जी, जैसे मैं आपको बताया कि क्वांटिटी कितनी खानी है, 50%। आपको जितनी भूख लगी मैक्स 60% ही आपको खानी है इन आर एवरी मील। एवरी मील आपको फील, मतलब आपको स्टमक ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा स्टमक एकदम फुल हो गया। फुल स्टमक से क्या होगा ना, आपकी सारी एनर्जी, वैसे आपको फूड क्या करता है। अब हमारे हाउस होल्ड्स में तो मम्मियों की आदत यही है, जब तक बिल्कुल बस होके नहीं खाया जाए ना कि अब हो गया, तब तक वो चलता रहेगा और आता रहेगा प्लेट में। मैं ना सारी मदर्स को बोलना चाहूँगा थ्रू योर चैनल और थ्रू योर हैंडल कि भाभी, मम्मी, आंटी, दीदी, प्लीज़ ऐसा करना बंद कर दो। पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत फ़र्क है। पहले पोल्यूशन नहीं था, पहले लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अब कोई भी चीज़ हमको प्योर नहीं मिलती मैदे के अलावा। प्योर मैदा। तो आप प्लीज़ ऐसा मत करो। आप जितना बच्चे को भूख है, अगर वो 2 खाता है तो उसको 1 दो। अच्छा, आप मील्स फ्रीक्वेंट कर सकते हो। अब कई डाइटिशियंस ऐसे बोलते हैं। अब एक चीज़ और भी है, कई लोग ऐसा बोलते हैं जो 1 बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। लेकिन पर्सनली जो मैं फील करता हूँ, मैं ऐसा फील करता हूँ कि आप जब भी खाओ, आप 100% मत खाओ। चाहे आप 1 बार खाओ, 2 बार खाओ या 3 बार खाओ, इट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन आपको पेट भर के नहीं खाना। आप पेट भर के खाने से क्या होता है, आपको फूड से क्या मिलता है, चलो ये बताओ। मैं सबसे पूछता हूँ, फूड से क्या मिलता है आपको? एनर्जी मिलती है। अब फूड खाने के बाद सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाए वो फूड बचाने में, तो क्या फ़ायदा है ऐसी फूड का?
आप जब 100% पेट भर के खाओगे, ऑल द फूड यू हैव ईटन, वो सारी आपकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी उसी फूड को पचाने में। कोई फायदा नहीं हो फूड खाने का। तभी तो लंच के बाद इतनी नींद आने लग जाती है। एब्सोल्युटली, अभी आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आप जब लंच लाइट करोगे, जैसे मैंने आपको जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि जब हम लंच 2 बजे से पहले करते हैं ड्यूरिंग द पिथ डे ऑफ द टाइम, तब आप खा सकते हो थोड़ा हैवी, आप 80% तक जा सकते हो क्योंकि आपका डाइजेशन पीक पर होता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप 2 बजे से पहले नहीं खा पाते फॉर सम रीज़न, तो आपको 50 to 60% से ऊपर बिल्कुल भी नहीं खाना, चाहे वो आपका लंच हो, ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो। डिनर में तो आपको 40% से ऊपर नहीं खाना चाहिए, ओके। और ब्रेकफास्ट में 50% से ऊपर नहीं खाना चाहिए। लंच यू कैन गो टिल 60%। ये था हमारा पार्ट। आप किस कॉम्बिनेशन में खाते हो, आप कितना खाते हो, किस टाइम पर खाते हो। अब मैं आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइम भी बता देता हूँ। आपको ब्रेकफास्ट करना है 10 बजे से पहले, सुबह 10 बजे से पहले ड्यूरिंग द कफा टाइम। ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा जो मैं टाइम कफा टाइम बोल रहा हूँ। आपको ये स्लगिश टाइम होता है 10 बजे से पहले आपको ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट हमेशा लाइट होना चाहिए, इट शुड बी ओनली 50% ऑफ योर कैपेसिटी। अगेन फिर उसके बाद आता है लंच, इट शुड बी बिफोर 2 PM। द बेस्ट टाइम फॉर लंच इज अराउंड 1 PM। अगर आप 2 बजे से पहले कर सकते हो, इट इज़ फाइन। ग्रेट। आपको 60% से ऊपर नहीं खाना। ओके। एंड द टाइम फॉर डिनर इज मैक्स 7:30, इससे लेट आपको नहीं करना। इट इज अगेन द कफा टाइम ऑफ द नाइट। स्टैंडर्ड टाइम ही 9:30-10 बजे होता है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बहुत गलत है। मेरे साथ भी ऐसा था, बीइंग अ पंजाबी, बहुत हैवी डिनर लेते थे यार। दिन भर तो कुछ खाया नहीं, रात को तो जम के खा लें। दिन में तो हमने टिफिन खाया तो ठंडी रोटी खाई है, रात को तो गर्म रोटी खा लें। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वी आर हार्मिंग आवरसेल्फ बैडली। हम अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज नहीं दिखेगा हमको, कल हमको पता चलेगा हमने अपने साथ क्या किया, क्योंकि अभी फील नहीं होता, अभी तो वी आर यंग। सो हाँ, और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सभी से, जो आपके व्यूवर्स, जो फॉलोअर्स देख रहे हैं, कि आपके पास जो बॉडी है वो किसकी है? हमारी है। आपकी है ना? आपकी है, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। आपके पास कितनी है? एक ही है। एक ही है, फिर भी आप ध्यान नहीं रखते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एक इकलौती बॉडी है। एक लौटी। गाड़ियाँ तो आप लेते हो, कितना ध्यान रखते हो ना गाड़ी का। ज़रा सा स्क्रैच पड़ जाए गाड़ी पे, यार पहले इसको पेंट करवा, या तो आप खुद जाओगे या तो आप इंश्योरेंस कंपनी में दोगे। ज़रा सा कुछ स्क्रैच नहीं होना चाहिए। मेरी फॉर्च्यूनर पे 22 इंच के अलॉय व्हील्स लगेंगे, चाहे ₹1,00,000 के आए चाहे ₹2,00,000 के आए, मेरी गाड़ी एकदम टिच लगनी चाहिए। लेकिन बॉडी, उसका ध्यान नहीं रखते। उसमें हमने जैसे पहले बात करी, हम कूड़ा डालते हैं, 2 मिनट में बने हुए फूड डालते हैं, टोमेटो केचप्स डालते हैं, लेकिन सात्विक फूड नहीं डालते। जब आप गाड़ी इतनी अच्छी रख सकते हो तो अपनी बॉडी क्यों नहीं रख सकते? रख सकते हो ना। तो हमको बॉडी भी वैसे ही रखनी है जैसे आप गाड़ी अपनी चमका के रखते हो, बॉडी भी चमका के रखते हो। और एक बात, मुझे एक डॉक्टर SK सरीन करके हैं, शिव कुमार सरीन, वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जीन्स मत खरीदो, ओके, फिट इनटू द जीन्स। राइट। ये आपको ये बनाना है अपना गोल। अगर आपके पास 30 वेस्ट की जीन्स है और आपकी वेस्ट साइज 32 हो गई, योर गोल शुड बी दैट आई हैव टू फिट इनटू वेस्ट ऑफ 30 वेस्ट जीन्स। ये आपका गोल होना चाहिए। अगर आप लाइफ को, जैसे हमने क्या पहले डिस्कस किया, लाइफ एक ही है, बॉडी एक ही है, वो भी आपकी है, वो भी एक ही है। अगर आप इसको एंजॉय करना चाहते हो तो यू नीड टू बी फिट। अगर आप अपने आप को फिट नहीं रखोगे तो आप वो फॉर्च्यूनर नहीं चला पाओगे जो आपके घर के बाहर खड़ी है। चलानी है ना फॉर्च्यूनर, आपको चलानी है ना, डिफेंडर चलानी है। आप तो लोगों के पास डिफेंडर है, BMW है, तो लैम्बोर्गिनी है, यूरुस है, तो कैसे चलाओगे? जब फिट होगे तभी तो चलाओगे। पड़े हो हॉस्पिटल में और खड़ी है बाहर उरुस, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। तो द फर्स्ट, इट इज़ योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और अभी हमने इतनी सारी बातें करी पंकज रिगार्डिंग आवर डाइट, कि कैसे हमारी सही या गलत डाइट हमारी बॉडी पे अकॉर्डिंगली इफेक्ट्स डालती है। अब जैसा आजकल का हेक्टिक लाइफस्टाइल है, जितना आजकल हम लोग इतना बिजी रहने लगे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है, तो जो हमारा लाइफस्टाइल है वो आज का लाइफस्टाइल कैसे हमारी इन बॉडी डिजीज़ पे और हमारी इनफैक्ट फिजिकल से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डाल रहा है। कैसे हमारा पूरा लाइफस्टाइल आजकल का हो गया है, कैसा वो होना चाहिए, और कैसे गलत लाइफस्टाइल हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। आई वांट यू टू टॉक अबाउट दैट नाउ।
अच्छा, मैं आपको ना शुरू करते हैं फ्रेमवर्क से जो मैं फॉलो करता हूँ। बहुत ईजी है, 4 स्टेप्स हैं, मैं 4 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया हुआ है और मैं आपको उसी हिसाब से बताता हूँ। द नंबर 1 स्टेप इज एक्सरसाइज। आज हमारी लाइफ इतनी सेडेंटरी हो चुकी है, ये सबसे बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। नंबर 1 इज़ एक्सरसाइज। आपको अपने आप को 45 मिनट्स डेली देने ही देने हैं। अगर आप नहीं दे रहे, मतलब आप अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को जस्टिस नहीं कर रहे। ओके। वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, वॉट एवर आप कहीं पर भी पहुंचना चाहते हो, आप कुछ भी पाना चाहते हो लाइफ में, आप तभी पा पाओगे जब आप फिट हो। आई गेस ये अक्षय कुमार ने भी बात एक अपने उसमें कही थी विच वेंट वेरी वायरल, कि दिन का 1 घंटा अपनी बॉडी को आपको देना ही देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। आपकी बॉडी आपका घर है। द रियल होम यू हैव इज योर बॉडी। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, यू वोंट बी एबल टू अचीव इन योर लाइफ व्हाट यू वांट टू। सबसे पहला 45 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। अगर आपने आज तक नहीं करी, नो इश्यूज, वॉकिंग से स्टार्ट करो। नॉर्मल वॉकिंग से स्टार्ट करो। वॉकिंग आप करने लग गए, हैबिट बन गई सुबह उठने की, यू कैन डू योगा, यू कैन डू जिमिंग। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, आप कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करो, हमेशा आउटडोर स्टार्ट करो। ओके। आपके ऑक्सीजन लेवल्स भी बढ़ेंगे, ब्लड में भी ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सरसाइज इन AC, यू कैन ऑलवेज प्रिफर आउटडोर एक्सरसाइज। दैट इज बेटर। दैट इज बेटर। नंबर 2 इज डाइट, जो हमने काफ़ी एलैबोरेटिव तरीके से हमने डिस्कस करी। सात्विक फूड खाइए, जंक फूड, कूड़ा, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब मत खाइए। आपकी बॉडी है, आप खुद ही ख़राब कर रहे हो। मतलब आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर पाओगे और बाद में रिग्रेट करोगे। अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, आपके व्यूअर्स जो देख रहे हैं, अगर हो सके तो आज से ही जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड छोड़ दो। घर का बनाओ, आप प्यार से बनाओ, मम्मी के हाथ का खाना खाओ। मम्मी तो खुश होगी होगी, आपकी बॉडी भी बहुत खुश होगी। नंबर 3 इज़ स्लीप। दिस इज़ अगेन बहुत एलैबोरेटिव टॉपिक है जिस पे लोग फोकस नहीं करते। अब आज के कई यंगस्टर्स बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं क्योंकि उनको कुछ बनना है, और बन भी रहे हैं। लेकिन इन द प्रोसेस दे आर ऑल्सो डिटेरियोरेटिंग देयर हेल्थ बैडली। अगर आप रोज़ काम करना चाहते हो 365 डेज अ ईयर, तो आपको रोज़ एक्सरसाइज करनी, डाइट फॉलो करनी और रिस्टोरेटिव 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपने एक और अच्छी चीज़ रेस करी, स्लीप। अब आजकल का लाइफस्टाइल जो हो गया, डेफिनेटली स्लीपिंग आवर्स ना कम होते जा रहे हैं। हम इसको स्टार्ट कर देंगे नॉट वेरी लेटर इन लाइफ, बट बहुत अर्ली स्टेजेस से। आजकल 10th के बाद बच्चे जो होते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। उन पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, दिन में स्कूल का भी पढ़ना है, फिर एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए भी पढ़ना है। रात को 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 6-7 बजे फिर उठ रहे हैं, और वो स्लीप मिल रही है बॉडी में 5-6 आवर्स, टॉप्स 5 आवर्स। और ऐसा ही हो रहा है कॉर्पोरेट में वर्क करने वालों के साथ भी। समवन हु स्ट्रगलिंग इन देयर लाइफ, देयर ओन बिजनेसेस, ये स्लीप पैटर्न बड़ा डिस्टर्ब रहने लगा है। तो आपके अकॉर्डिंग आपने कहा आइडियल टाइम होता है दिन का 7 से 8 घंटे, राइट? अब अगर एक इंसान लंबे वक्त तक 5, 5.5, 6 घंटे की ही दिन में नींद ले रहा है, तो वो क्या इफेक्ट डालने लगेगा उसकी बॉडी पे? बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। वो आपका पूरा इंटरनल सिस्टम अफेक्ट होता है उससे। आपका सबसे पहले आपका माइंड अफेक्ट होगा। आप खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि आप दिन भर काम करते हो। आप दिन भर काम करते हो तो वेयर एंड टेयर बॉडी में बहुत होता है। आप इनफैक्ट एक्सरसाइज भी करते हो तो फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, मतलब वेयर एंड टेयर होता है बॉडी में। चाहे आप दिन भर काम करें, चाहे आप एक्सरसाइज करें। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए नींद, एक रिस्टोरेटिव नींद। रिस्टोरेटिव बहुत अंडररेटेड वर्ड है। रिस्टोरेटिव मतलब आपकी पूरी बॉडी का दिन भर का वेयर एंड टेयर रिपेयर करना। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिस्टोरेटिव नींद। अब ये रिस्टोरेटिव नींद आती नहीं है लोगों को। सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो ये है कि रिस्टोरेटिव नींद लोगों को आ ही नहीं रही। क्यों नहीं आ रही, उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा एलैबोरेटिव है प्लीज़। हम लोग सोते भी है ना, तो हमारे हाथ में क्या होता है? मोबाइल। अब उससे क्या निकलती हैं? ब्लू लाइट्स। अब जब ब्लू लाइट्स एमिट होंगी तो आपको डोपामाइन, वो आपको सोने नहीं देता, और आपको सोने के लिए मेलाटोनिन क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अब आप अंधेरे में तो मोबाइल देखोगे नहीं, रूम की लाइट्स चालू हैं। रूम की लाइट्स जब चालू हैं तो मेलाटोनिन क्रिएट होगा नहीं। मेलाटोनिन इज़ द हार्मोन विच एनेबल्स यू टू स्लीप वेल। ओके। जब तक मेलाटोनिन का प्रोडक्शन नहीं होगा, आपको नींद आएगी नहीं।
और मेलेटोनिन डार्क में रिलीज होता है? एब्सोल्युटली, वो डार्क में रिलेट होता है। अच्छा, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप सर्काडियन रिदम के बारे में कुछ जानते हैं? नो। सर्काडियन रिदम का दूसरा नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक, इसके बारे में कुछ जानते हैं? दैट इज समथिंग, एक हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी की। अच्छा, हमारी जो बॉडी है वो सीधा सीधा रिलेटेड है, कनेक्टेड है टू द नेचर। हम जब स्कूल जाते थे, हमको क्यों सुबह स्कूल के लिए भेजा जाता था? हमारे पेरेंट धक्का दे के, लात मार के हमको उठाते, तो उठो और स्कूल जाओ, छुट्टी नहीं मारनी। क्यों ऐसा करते थे? Because that was the set time, एक वो रूल होता था कि 7 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है। दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी। सुबह उठना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने सही काम करना छोड़ दिया और हम गलत काम की तरफ चले गए। अब हमको जब वापस सही काम करना है तो हमको प्रॉब्लम आ रही है। जब आप सुबह जल्दी उठोगे तो रात को आपको नींद भी अच्छी आएगी। अब आप उठ ही सुबह 10 बजे रहे हो, काम कर रहे हो आप 2 बजे तक, वो भी मोबाइल में, अगेन ब्लू लाइट्स, तो डोपामाइन क्रिएट होता है, आपको नींद आती नहीं। अब मैं आपको ना सिंपल सा, मैं आपके व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। हमारा पूरा जो दिन की दिनचर्या है, डेली रूटीन है ना, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप इसको फॉलो कर लोगे, ये 6 पार्ट्स को अच्छे से, बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लोग ये सोचते हैं ना हम तो गलत काम कर रहे हैं तो वापस सही में जाना डिफिकल्ट है। यार, कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। बहुत ईजी है, कहना भी आसान है, करना भी आसान है। 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे पूरे दिन की दिनचर्या। द नंबर 1 स्टार्ट्स फ्रॉम 6 AM to 10 AM. Okay. According to Ayurveda, this is called the kapha time of the day. 6 AM to 10 AM. 10 AM. ठीक है। This is the most sluggish time of the day. What would Sluggish that mean? means बहुत lazy time होता है। इस टाइम है ना आपको नींद बहुत आती है। Okay. आपसे उठा नहीं जाएगा 6 बजे। आपको प्रॉब्लम होती है, यार मैं 10 मिनट वापस सो जाऊं, मैं 5 मिनट वापस सो जाऊं, जो एक जनरल सबके साथ होता है। Yeah. वो एक रीज़न है कफा टाइम का। Okay. फिर मैं आपको वापस भी बताता हूँ आपको कब उठना है। ठीक है। 6 बजे से 10 बजे तक कफा टाइम। इस टाइम आपको वर्कआउट करना है। Between 6 to 10. इसमें आपको वर्कआउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्लगिश टाइम होता है। जो स्लगिश टाइम है उसके अपोजिट आपको चलना है, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। ठीक है। और आपको लाइट ब्रेकफास्ट करना है। द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट इज 9 AM. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम, ताकि लोग अच्छे से नोट कर सके। द 10 AM to 2 PM, द सेकेंड पार्ट इज द पित्त टाइम ऑफ द डे। ओके। दैट इज द, जब हमारी सन की जो है ना सनलाइट पीक पर होती है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करी, जठर अग्नि की बात करी, और कौन हेल्प करता है हमारा खाना पचाने में? हमारा जो खाना है ना वो सूर्य भी पचाता है। सूर्यदेव, सूर्य सन, वो हमारा खाना पचाता है। फ्रॉम 10 AM to 2 PM सन इज एट इट्स पीक। तो जब आप लंच आपका कर रहे हो तो आपका लंच 2 बजे से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो हम पित्त टाइम को बोलते हैं, इट इज़ एक्टिविटी टाइम, मतलब इट सिग्निफाइज एक्टिविटी। आपको कोई भी एक्टिविटी करनी हो आप आराम से कर सकते हो। आपको खाना भी आप थोड़ा सा 60% तक आप खाना खा सकते हो। फ्रॉम 2 PM to 6 PM द थर्ड पार्ट ऑफ द डे, दैट इज द वात टाइम ऑफ द डे। इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट। अगर किसी को कॉन्सेंट्रेट करने में प्रॉब्लम आती हो, फोकस करने में प्रॉब्लम आती हो, तो इस टाइम वो आराम से बैठकर अपना काम करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगी। इट विल बी ईजियर फॉर देम टू वर्क एट दैट टाइम। अगर वो घूमते घूमते करेंगे वो पॉसिबल नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा काम। अगर आराम से जिसको कॉन्सेंट्रेशन आने में प्रॉब्लम आती है, स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको ट्यूशन जाना है तो आप 2 से 6 के बीच में जाओ, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। यही आप 6 बजे के बाद ट्यूशन जाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टडी दैट। तो ये सबसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट टाइम है 2 to 6 टू स्टडी। तो आप आराम से बैठ के पढ़ोगे, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। फ्रॉम 6 PM to 10 PM दैट इज द कफा टाइम ऑफ द नाइट। अगेन कफा मतलब स्लगिश। तो इसमें आपको खाना खाना है और लाइट होना चाहिए आपका डिनर। आपको 7:30 आपका लास्ट टाइम है जो हमने पहले डिस्कस किया, आपका डिनर लाइट होना चाहिए। दैट टू 40% ऑफ योर कैपेसिटी, जितनी आपको भूख है उसका 40% ही आपको खाना है। और आपको जो स्लीप, हम स्लीप पे आते हैं, अब हम आए स्लीप पर पूरा घूम के। आपको सोना है 10 बजे से पहले। ओके। कफा टाइम में, कफा जो हमने पहले डिस्कस किया था, कफा मीन्स स्लगिश, लेजी। वो हेल्प करता है मेलाटोनिन क्रिएशन में, मेलाटोनिन प्रोडक्शन में। ठीक है। अगर जिन लोगों को नींद नहीं आती तो आप 1 घंटा पहले, मैं एक और रूल आपको बताता हूँ, 60, 45, 30 and 5। अगर आपको नींद नहीं आती तो आप लोग ये नोट कर लो, 60 सोने से 10 बजे से 1 घंटा पहले मोबाइल साइड पे रख दो। ओके। 60 मिनट्स पहले आपने मोबाइल साइड पे रख दिया।
10 बजे से 45 मिनट्स पहले कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती है बुक रीडिंग करो फॉर 30 मिनट्स। बुक रीडिंग करी, अब आपके पास बचे 15 मिनट। 15 मिनट पहले अपने रूम की लाइट्स डिम कर दो। और एक एक्सरसाइज है वो मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा, वो भी आपको करनी है। और 15 मिनट्स पहले आपको वो एक्सरसाइज करनी है और आप 5 मिनट में आपको नींद आ जाएगी अगर आप ये फॉलो करोगे। जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए स्पेशली। और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं बीइंग अ सर्टिफाइड डायटिशियन, तो लोग बोलते हैं हमको नींद नहीं आती, हम नींद कैसे करें कि हमको नींद आ जाए। तो आपको 60 मिनट्स पहले मोबाइल साइड में रखना है, 45 मिनट्स पहले बुक रीडिंग करो फॉर 30 मिनट्स, 15 मिनट पहले रूम्स की लाइट डिम कर दो और 5 मिनट पहले एक एक्सरसाइज करनी है। वो आप करोगे, आई प्रॉमिस यू आपको 7 दिन के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आप भूल जाओगे कि नींद नहीं आना किसको बोलते हैं। और आपको इतनी साउंड क्वालिटी नींद आएगी, आपको अनइंटरप्टेड नींद आएगी, आप बोलोगे कि आई एम रिस्टोर्ड नाउ कंप्लीटली नेक्स्ट मॉर्निंग। अब यहाँ पे आपने कहा कि 10 से पहले सो जाना है, इसका क्या रीज़न है? मैंने आपको बताया कफा टाइम ऑफ द डे, 10 बजे से पहले कफा टाइम ऑफ द नाइट, सॉरी 10 से पहले आप सोओगे, लेजी टाइम होता है, आपको नींद अच्छी आएगी, मेलाटोनिन क्रिएशन अच्छा होगा। हमने लाइट्स भी डिम कर दी, हमने बुक भी पढ़ ली, तो माइंड भी उसमें हमारा एंगेज हो गया, तो माइंड से भी नींद आने लग गई, मेलाटोनिन क्रिएशन भी हो गया। अब 10 बजे से लेकर के सुबह के 2 बजे तक, दिस इज कॉल्ड द पित्त टाइम ऑफ द नाइट। पित्त टाइम मतलब एक्टिविटी। अगर आप 10 बजे से पहले सो गए, एक्टिविटी सारी होगी आपकी बॉडी के अंदर, नींद में मतलब जो सारे दिन का वेयर एंड टेयर होगा वो पित्त टाइम में होता है। वो होगा आपके बॉडी के अंदर थ्रू द नेचर। जो भी नेचर है वो आपकी बॉडी को हील करेगा। अगर आप 10 बजे से पहले सोओगे, 2 बजे तक आपकी बॉडी पूरी हील हो जाएगी, तभी आप रिस्टोरेटिव नींद में आओगे। अगर आप 10 बजे से पहले, क्यों अक्षय कुमार बोलता है मैं 9 बजे सो जाता हूँ, क्यों अक्षय कुमार बोलता है मैं 4 बजे उठ जाता हूँ? दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप एंड टू वेक अप। आपने कहा ये एक्टिविटी टाइम होता है 10 से 2 का रात का, और अगर हम 10 से पहले सोएंगे तो इंटरनल एक्टिविटी होगी। एब्सोल्युटली। अगर हम नहीं सोते, मान लो अब हम वही 11-12 बजे वाले रूटीन पे आ जाते हैं, तो क्या फिर हमारा माइंड अवेक स्टेट में फिर एक्टिविटी मोड में रहेगा? एब्सोल्युटली। जो एक्टिविटी होगी वो बाहर होगी, आपको नींद आएगी नहीं, क्योंकि एक्टिविटी बाहर हो रही है। आप कितनी कोशिश कर लो आपको नींद नहीं आएगी। फिर 2 बजे जाके फिर नहीं, मतलब आएगी तो सही नींद, लेकिन इट विल बी हार्डर फॉर यू टू स्लीप एट दैट टाइम। आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि मुझे नींद आ जाए। आप मोबाइल देखोगे, जब आपकी आइज थक जाएंगे फिर आप सोओगे, तो मतलब वो बहुत हार्मफुल है आपके लिए। और अगर आप देखिए, वैसे अर्बन टाइम है, 10 बजे सोना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है, सबके काम भी होते हैं। पहले ऐसा नहीं था, हमारे एंसेस्टर्स के पास ट्यूबलाइट्स ही नहीं थी कि वो काम कर सके, इसलिए वो 8 बजे 7 बजे आफ्टर सनसेट सो जाते थे। उनके लिए ईजी था, हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन हम 11 बजे से पहले तो सो सकते हैं। अगर 4 घंटे की एक्टिविटी इंटरनल ना हो, 3 घंटे की तो हो सकती है। वी कैन डू दैट। तो अगर हम ये करें तो हमारी इंटरनल एक्टिविटी होगी, हमारी बॉडी का वेयर एंड टेयर रिपेयर होगा। अगर आप नहीं सोओगे तो जो आपको स्लीप डिप्राइव्ड जो आप रहोगे, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है। अब हम आते हैं स्ट्रेस पर। जिसको नींद नहीं आती, आप एक सर्वे कहीं पर भी, कोई भी, कितनी भी स्टडीज आप पढ़ लो, जिसको नींद नहीं आती, द स्लीप इज रिलेटेड डायरेक्टली कोरिलेशन विथ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। उस बंदे को स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, उस बंदे को एंजाइटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी बॉडी रिस्टोर ही नहीं हो रही। उसकी सोचने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारा माइंड रिस्टोर होता है, हमारी बॉडी रिस्टोर होती है। फिजिकल फिटनेस मीन्स मेंटल फिटनेस। आप फिजिकली फिट होगे तो मेंटली फिट होगे। तो इसलिए आपको मेंटली फिट होने के लिए आपको यू नीड टू हैव 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप, एंड फिजिकल फिट होने के लिए ऑल्सो यू नीड टू हैव 7 to 8 आवर्स ऑफ रिस्टोरेटिव स्लीप। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। मैं भी देखे, ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट, मैं गलत नहीं बोलूँगा, मैं भी 11 बजे से पहले नहीं सो पाता, लेकिन मैं 11 बजे सोता हूँ, 6 बजे उठता हूँ। मेरे पास 7 घंटे की नींद है, रिस्टोरेटिव नींद। मैं 3 घंटे की इंटरनल एक्टिविटी मेरी होती है, पूरी रिस्टोरेटिव नींद आती है। लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब मैं 6 बजे नहीं उठता। मैं 5:55 पे उठ ही जाता हूँ। 6 बजे के बाद मुझसे भी नहीं उठा जाता। ओके। और इसके पीछे कुछ लॉजिक है? हाँ, क्योंकि फ्रॉम अगेन, अब हम जो लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट इज फ्रॉम 2 AM to 6 AM। दैट इज कॉल्ड द वात टाइम ऑफ द नाइट। उसको मॉर्निंग भी बोल सकते हैं। इसमें क्या, अब जिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को ना फोकस करने में, कंसंट्रेशन करने में, कंसंट्रेट करने पर स्टडीज़ में, स्कूल जाते हैं लेकिन है ना मैम क्या पढ़ा रही है वो समझ नहीं आता, प्रॉब्लम आती है। तो मैं उन सारे पेरेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों का कंसंट्रेशन, बच्चों को डायरेक्टली भी सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ब्रह्म मुहूर्ता,
जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से फ्रॉम 4 AM to 5:30 AM, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन के लिए। आप 15 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए, कुछ नहीं करना आपको, लेग्स फोल्ड करके बैठ जाइए, अपने गुरु को याद करिए, अपने पेरेंट्स को याद करिए, आइज़ क्लोज कर लीजिए और लंबी सांस लेना है, अपने पेरेंट्स से अपने गुरु को याद करना है जस्ट फॉर 15 मिनट्स। आपको नींद नहीं आएगी इस टाइम पर, बिकॉज दिस इज़ द वात टाइम ऑफ द मॉर्निंग और द नाइट। आपको नींद नहीं आएगी। कई बच्चे बोलते हैं नींद आ गई, तो नहीं आएगी नींद, दिस इज़ माई गारंटी। आपको नींद एक बार, लेकिन आपको नहा लेना है। उठने के बाद आपको नहा लेना है। यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो 4 बजे उठ के नहा लेना। हाँ, अगर आप नहा लिए ना तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। अगर आप देखिए, आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो मेडिटेशन इज ऑलवेज डन आफ्टर टेकिंग अ शावर। ओके। अगर आप मेडिटेशन विदाउट शावर कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब उठे आंख मलते हुए बैठ गए और फिर से नींद आ जाएगी उस पोस्चर में जाके। हाँ, वो आएगी नींद। तो आपको शावर लेना है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो थोड़ी सी रूटीन तो चेंज करनी पड़ेगी। किसके लिए करना है? अपने लिए तो करना है, किसी और के लिए थोड़ी करना है। थोड़ा सा एफर्ट कर लो, लाइफ एक ही मिलती है। और हमने शेयर किया था ना, मैंने आपसे शेयर किया, हमने बात भी करी, बॉडी हमारी है और वो भी एक ही है, लाइफ भी एक ही है। तो जो मिला सब कुछ इसी में कर लो, जितना सीखना है सीख लो, जितना पाना है पालो, जितना अचीव करना है कर लो, तो इसी से होगा। आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो नवाब बनना है ना, तो उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। और पढ़ाई के लिए यू नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन जस्ट फॉर 15 मिनट्स। तो 15 मिनट मेडिटेशन करके फिर आप एक्सरसाइज भी चाहो तो कर सकते हो, या तो आप अपने स्टडीज़ वापस से कंटिन्यू कर सकते हो। तो उससे आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंप्रूव होगा। और आपको उठना है 5:55 पर। ओके। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे, जनरल पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए बोल दिया, अब ये जनरल पब्लिक के लिए है कि आपको 5:55 पर उठना। आपको 6 बजे के बाद नहीं उठना। और जिसको मेडिटेट करना है, ब्रह्म मुहूर्त में कुछ कंसंट्रेट करना है, वो 4 तक उठ वो जाए। 4 से 4:15, मतलब 4 से 5:30 में कभी भी उठ सकते हैं, 15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। और उसके लिए अगर कैलकुलेट करें तो आप 9 बजे तक तो सोगे ही सोगे, अगर आपको 4-5 बजे उठना है तो। इसीलिए अक्षय कुमार बोलता है कि 9 बजे मैं सो जाता हूँ, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्लीप। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू वेक अप। वो ऐसे ही इतना एक्टिव इतनी एज में नहीं है। ही इज़ अबाउट टू एज नाउ 60 ईयर्स, लेकिन उसको देख के नहीं लगता है कि ही इज़, मतलब वो 60 साल के हो जाएंगे। वो इतने यंग हैं। वो फिजिकल उनकी एज 60 है, लेकिन उनकी इंटरनल एज अभी भी 30-35 है। और आजकल आई गेस नॉर्मल हम लोगों में ऑपोजिट होने लग रहा है। हमारी एक्चुअल एज इज 30-35, बट हमारी बॉडी जैसे अब रिएक्ट करती है, दैट इज लाइक 50-60 वाली प्रॉब्लम्स हमें स्टार्ट हो रही हैं 30 की एज में। सो आई गेस दिस इज द कंप्लीट वो लाइफस्टाइल प्लस डाइट जो हमारी बॉडी को इतना जल्दी एज कर रही है, राइट? एब्सोल्यूट। अब मैं इससे चीज़ है ना आपको एक बताता हूँ। थोड़े दिन पहले ना मैं एक पार्टी में गया था। हमारे ना पंजाबियों, आप भी पंजाबी आप जानते हो, जब किसी की शादी होती है चंद्राना होता है, तो वहाँ पर ड्रिंक्स एंड ऑल तो होता है। तो वहाँ ढोल वगैरह बज रहे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कौन सी ड्रिंक लोगे। मैंने बोला मैं तो ड्रिंक करता नहीं। तो मुझे ऐसे देखो, आप ड्रिंक नहीं करते, क्या बात कर रहे हो? मतलब रिवर्स हो गया। पहले जो लोग ड्रिंक करते थे, हम उनको देख के शौक हो, तू ड्रिंक करता है। अब जो ड्रिंक नहीं करता, तू ड्रिंक नहीं करते, अपोजिट हो गया। तो ये चीज़ जब अपोजिट हो गई ना, तो लोगों ने पूरा लाइफ साइकिल भी अपोजिट कर दिया। रात को 4 बजे सोते हैं, जो उठने का टाइम है, और सुबह 11 बजे उठते हैं, जो हाई एक्टिविटी का टाइम है। तो जब आपने रिवर्स कर दिया, और हमको नेचर से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक नेचर से कनेक्ट नहीं होगे, जो मैंने आपको पूरे 6 पार्ट्स बताया ना, ये नेचर से रिलेटेड है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो मैंने आपको पहले एक फ्रेमवर्क बताया डाइट का, ये फ्रेमवर्क बताया आपके लाइफस्टाइल का। अगर आप ये दोनों फ्रेमवर्क फॉलो करते हो, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ, फॉर द लास्ट 4 ईयर्स मैंने एक डोलो भी नहीं खाई। आई हैवंट टेकन अ सिंगल मेडिसिन फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। आई एम लिविंग अ डिजीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ। नॉट इवन अ सिंगल एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन। मैंने पैरासीटामोल भी नहीं ली है। ऐसा नहीं, मैं इनविंसिबल नहीं हूँ, मैं भी बीमार होता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को नेचुरल तरीके से ठीक करता हूँ। Okay. और नेचुरल तरीका, आप पूछो मुझसे नेचुरल तरीका क्या है ठीक करने का? What is that? स्लीप। टाइमली स्लीप एंड सफिशिएंट स्लीप। मैंने वर्ड क्या यूज़ किया था? रिस्टोरेटिव स्लीप। जब आप रिस्टोरेटिव स्लीप में आ जाते हो, 7 से 8 घंटे की स्लीप, बिना टेंशन के स्लीप। आप देखो, मैं एक चीज़ है ना सबको बताना चाहता हूँ, आपके ऑडियंस को, कि आप बीमार कब होते हो? आप बीमार तब होते हो जब आप अपना ध्यान नहीं रखते।
आप अगर बीमार हुए हो ना, मतलब भगवान आपको चाहता है कि आप रेस्ट करो। इस तरीके से सोचो। अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं बीमार हो गया और 2 दिन में आप खड़े हो गए और आप भागने लग जाओगे, तो अगेन वो क्रॉनिक हो जाएगी सिचुएशन। अगर आप बीमार हुए हो, उसके 2 रीज़न है। या तो यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, या तो यू आर वर्किंग टू हार्ड। ये 2 रीजंस की वजह से आप बीमार होते हो। अगर आप बीमार होते हो, यू नीड टू टेक रेस्ट। दिस इज द ऑर्डर फ्रॉम गॉड। ये यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आप रेस्ट करो। अगर आप अच्छे से रेस्ट कर लेते हो 2 दिन के लिए, तो आप दौड़ते हो जाओगे 2 दिन में। मेडिकेशंस के ऊपर डिपेंड मत करो, आप रेस्ट लो। सिर्फ वाटर इनटेक बढ़ा दो। जितना आप लिक्विड इनटेक बढ़ाओगे अपनी बॉडी में, आपके जो वायरसेस, बैक्टीरिया, इन्फेक्शंस, वो सब आपके यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएंगे। रेस्ट एंड वाटर इनटेक, दैट इज़ व्हाट यू नीड व्हेन यू आर इल। ओके। तो ये आप लाइफस्टाइल फॉलो करो। 4 वो जो डाइट वाले बताए आपको मैंने फ्रेमवर्क, और 4 जो मैंने आपको ये पॉइंटर्स बताए जो फ्रेमवर्क मैं फॉलो कर रहा हूँ लाइफस्टाइल वाला। अगेन रिपीट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी देर हमने बात करी। नंबर 1 इज एक्सरसाइज, नंबर 2 इज डाइट, नंबर 3 इज स्लीप, एंड नंबर 4 इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो पंकज, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारी अनहेल्दी डाइट, हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हम रिवर्स एज कर रहे हैं। 30 की एज में ही ऑलमोस्ट हमें 60 वाले इफेक्ट्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं बॉडी में, जिसमें से 1-2 बहुत मेजर डिजीजेस हम ये कह सकते हैं कि कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर एंड ऑल। ये तो बहुत मेजर नेम्स हो गए जो लोगों को दिखने लगे हैं। और बहुत हैरानी की बात है कि इतनी जल्दी ये सब हो रहा है। लेकिन यू आर अ डाइटिशियन, आप तो ऐसे बहुत से केसेस से गो थ्रू करते होगे। तो इसके अलावा और जो हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट है, वो हमारी बॉडी पे या लोगों की बॉडी पे आजकल किस तरह से वो इफ़ेक्ट्स दिख रहे हैं? इसके हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा वर्स्ट इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। जैसे आज आप गर्ल्स को ले लो, आप बहुत यंग एज में 11, 12, 13 ईयर्स के एज में गर्ल्स को PCOD बहुत ज़्यादा हो रहा है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है लेडीज़ को। क्यों हो रहा है? क्योंकि ईटिंग हैबिट्स सही नहीं है, उनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है। ओवरीज में सिस्ट हो जाना बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। और अगर उनको होता है, डिटेक्ट होता है, डायग्नोज होता है, तो वो नॉर्मली बोल देते हैं तो PCOD है, कोई बात नहीं। ये PCOD जाके PCOS बन जाता है, दैट इज़ नॉट क्योरेबल। सो PCOS इज नॉट क्योरेबल। उस बहुत मुश्किल है क्योर करना। और PCOD बहुत इजी, आप अपना लाइफस्टाइल अगर चेंज करो तो कर सकते हो। इन मेल्स अगर हम आके देखें तो मेल्स में आप देखो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत ज़्यादा कम होने लग गए हैं, और प्लस शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत ज़्यादा हो गए हैं लोग। गुस्सा बहुत जल्दी आता है लोगों को, मतलब नाक पे रहता है गुस्सा। ये भी अब मैंने शुरुआत में आपको बोला था, वी आर व्हाट वी ईट। अगर हम अच्छा खाएंगे, अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, तो आवर थॉट प्रोसेस विल बी द सेम। अगर हम गलत खाएंगे, आवर थॉट प्रोसेस विल बी द सेम। तो हमारा लाइफस्टाइल और हमारा फूड बहुत डिपेंड करता है हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। इनपुट जैसा होगा वैसा ही आउटपुट होगा। तो हम इनपुट हमारा अच्छा नहीं है, तो इसलिए आउटपुट भी ख़राब है। PCOD मैंने आपको बताया, सेक्सुअल हेल्थ मेल्स के बारे में आपको बताया, फिर हेयर से रिलेटेड इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिर उसके अलावा स्किन से रिलेटेड जैसे सोराइसिस है, एक्जेमा है, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। लोगों के अंदर गर्मी, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। गर्मी पित्त क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उनके जो इंटेस्टाइन्स हैं वो क्लियर नहीं हो रहे, कॉलन क्लियर नहीं हो रहा, गलत खा रहे हैं। तो कॉन्स्टिपेशन, जैसे मैंने पहले शेयर किया, कॉन्स्टिपेशन बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है हमारे इंटरनल डिसऑर्डर को लेकर के। इसलिए ये जो गलत फूड की वजह से हमारा जो इंटरनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ये उसका बहुत बड़ा रीज़न है हमारा फूड। तो ये, इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि हेयरफॉल के बाद फिर आप बोल सकते हो कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रही है। हेयरफॉल तो हो ही रहा है। हेयरफॉल आई गेस एक बहुत प्रोमिनेंट आजकल आ गया है, जो लोगों के अंदर बॉल्डनेस बहुत ही अर्ली एज से स्टार्ट हो चुकी है अब। और लोगों की थिंकिंग मैं आपको बताता हूँ ना, कोई बात नहीं, अभी भी लोग चेंज नहीं करना चाहते। हेयर लूज करने के बाद भी दे आर स्टिल ओके, कोई बात नहीं, हेयर वीविंग करवा लेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेंगे, सब कुछ मॉडर्न टेक्निक्स आ गई। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बॉडी के साथ खेलो। नेचुरल तो नेचुरल चीज़ है। अब मैं आपको अपनी ही स्टोरी बताता हूँ कि आई वॉज 93 kgs 4 years ago। बिफोर 2020 आई वॉज 93 kgs। अब मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसा ही था। मैं जंक फूड बहुत खाता था, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत पीता था, सुबह लेट उठता था, कोई वर्कआउट नहीं था, सेडेंटरी लाइफस्टाइल था, रात को लेट सोता था, ऑफिस से आता था 10 बजे, जो आता था मम्मी देती थी 2 रोटी देती, बेटा एक और खा ले, कुछ नहीं होता खाने से, खाएगा नहीं तो कमज़ोर पड़ जाएगा, जैसे
माँ बोलती है सबके घर में, मैं सुनता था उनकी, सीरियसली ले लेता था और खा लेता था। आफ्टर फूड नो वॉकिंग एट ऑल, और जाके आधे पौने घंटे बाद सो जाता था। देयर इज़ अ जनरल रूल कि अगर आपने खाना खाया यू नीड टू हैव 2 to 3 hours, उसके बाद ही आपको सोना है। इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं आपका फूड लेट से लेट 7:30 को हो जाए ताकि आप 11 o'clock तक आराम से सो सकें। इफ़ यू आर फीलिंग लाइट यू विल हैव अ रिस्टोरेटिव स्लीप। अब ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझे ब्लोटिंग होने लगी, एसिड रिफ्लक्स होने लगा, हाइपर एसिडिटी हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी। प्लस मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया था, एंजाइटी बहुत बढ़ गई, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। ये सब था लाइफस्टाइल और फूड की वजह से। फिर सडनली मुझे स्टोन हुआ, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन हुआ तो किडनी स्टोन के भी मैं आपको रीजंस बताता हूँ। ये भी बैड फूड हैबिट से ही होता है और जब हम वाटर इंटेक कम रखते हैं उसकी वजह से होता है। मेरा वाटर इंटेक भी सही नहीं था और मैं डिहाइड्रेटिंग फूड जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जैसे कैफेन वाले ड्रिंक्स बहुत पीता था। तो कैफेन वाले ड्रिंक्स पीने की वजह से डिहाइड्रेट हो गई बॉडी और मेरा वाटर इंटेक नहीं था, उसकी वजह से स्टोन्स बन गए। अब स्टोन्स बने तो सडनली मुझे बहुत पेन हुआ, सर्जरी करनी पड़ी। आई सफर्ड अलॉट फॉर द 15 days 2020 से पहले। तब मुझे समझ में आया कि ऐसे नहीं चलेगा। जब तक मैंने थप्पड़ नहीं खाई, मुझे लाइफ ने थप्पड़ नहीं दी, तब तक मैं नहीं समझा। फिर मुझे लगा कि मुझे ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगेन मुझे एक और प्रॉब्लम थी, मुझे फ्लैट फुट था। फ्लैट फुट एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो अगर हम 5 साल से पहले अगर चाहें तो मोल्ड करके वो फ्लैट फुट ठीक कर सकते हैं बच्चों का। मुझे फ्लैट फुट था तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाता था एंड आई नीडेड टू लूज वेट। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे जो मुझे डॉक्टर ने बताया, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्विमिंग करो या तो आप साइकिलिंग करो, क्योंकि आप अगर रनिंग जॉगिंग करोगे तो अगेन इट इज़ अ वेट बेरिंग एक्सरसाइज, आपके पैर पे बहुत प्रेशर आएगा। तो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी, मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करी। आई लॉस्ट 25 kgs ऑफ वेट विद इन 3 months। Oh my God. Almost say 8 kgs a month. 8 kgs a month. And I must tell you ये गलत था। Okay. I lost weight too rapidly कि उसकी वजह से मुझे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो गई। अभी तक हमने बात करी कि हमको प्रॉब्लम्स होती हैं गलत फूड खाने से। अब हम ज़्यादा अगर कुछ कर लेना तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इवन वर्कआउट। हाँ, इवन वर्कआउट। आपको वर्कआउट भी उस लिमिट तक करना है जितनी आपकी बॉडी बेयर कर सके, क्योंकि आपकी बॉडी से आफ्टर ऑल न्यूट्रिशन निकलते हैं। आप इलेक्ट्रोलाइट्स लूज करते हो, जब आप स्वेट करते हो आप इलेक्ट्रोलाइट्स लूज करते हो, आपकी बॉडी से निकलता है, फैट निकलता है। उसका भी एक पेस होना चाहिए एंड द आइडियल पेस इज 5 kgs a month। आप अगर वेट लूज कर रहे हो यू शुड नॉट लूज मोर देन 5 kgs इन अ मंथ एंड आई लॉस्ट 8 kgs इन अ मंथ। वो होने के बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हुई, आई स्टार्टेड लूजिंग हेयर। ओके। अब मैंने हेयर लूज तो करना शुरू किया लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया एंड आई ऑल्सो स्टार्टेड माई प्रीमैच्योर ग्रेइंग भी स्टार्ट हो गई मेरे हेयर की। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि कोई बात नहीं यार, प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। तो हुआ 3 साल निकल गए। अब सडनली आई सॉ कि मेरा क्राउन एरिया दिखने लगा, इट वॉज विजिबल। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना शुरू कर दिया। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा जो मैंने ट्राई किया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैंने हेयर ऑयल यूज़ किया, मैंने बहुत सारे नुस्खे भी अपनाए लेकिन किसी से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। और मैं बहुत वरीड था कि मैं अपने हेयर लूज़ नहीं करना चाहता, कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि यार मैं हेयर वीविंग करवा लूँ या हेयर ट्रांसप्लांट करवा लूँ, मुझे नहीं करना था। तो मेरे पास ऑप्शंस थे नहीं। अब मैं एक डाइटिशियन हूँ, एक हेल्थ कोच हूँ, तो मैंने सोचा यार एक बीइंग अ हेल्थ कोच ऐसा ज़रूरी नहीं है, इट्स सब्जेक्टिव कि हमारे हेयर होने ही चाहिए, इट्स अ प्रोसेस। अब सबकी अपनी मैंने जैसे बोला सब्जेक्टिव है, मुझे लेकिन हेयर चाहिए थे। मुझे ऐसा था कि अगर मैं हेल्थ कोच हूँ तो मुझे मेरे हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए, जो अगर तब मैं अगर सही हूँ तभी किसी को गाइड कर सकता हूँ कि आप सही करो। तो आई वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया, तो मुझे ट्राई के बारे में पता चला। मैंने सारे होप्स अपने छोड़ दिए थे कि मेरे हेयर वापस आएंगे। ट्राई का देखा मैंने, तो मैंने सोचा यार मेरे पास एक ऑप्शन बचा है, मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, करके देखता हूँ। मैंने यूज़ किया 1 month 2 months 3 months, कोई रिजल्ट नहीं मिला। बट आफ्टर यूजिंग फॉर 4 continuous months मुझे रिजल्ट दिखने लगे। ओके। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग माई हेयर बैक।
द नेचुरल हेयर, द नेचुरल हेयर, मेरे नेचुरल हेयर वापस आ गए और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। अब इसके साथ मैंने क्या किया, चलो ट्रीटमेंट तो बहुत लोग लेते हैं लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं मिलता। मैंने ना फेथ किया उनके ऊपर, मैंने जो मैं कर रहा हूँ दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ टू रीग्रो माई हेयर। मैंने उनका फेथ किया, पॉजिटिविटी का फॉलो किया, तो मुझे रिजल्ट मिला। प्लस मैंने फॉलो किया, ट्रीटमेंट तो सब फॉलो करते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं आप ठीक है तो हम समझते हैं ठीक है, लेकिन आप 2 दिन बाद अगर वापस पुराने लाइफस्टाइल में आ जाओगे तो वापस आप बीमार हो जाओगे। मेरा लाइफस्टाइल अच्छा था, बीइंग अ हेल्थ कोच, बीइंग अ डाइटिशियन, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा था, मैं स्ट्रेस नहीं लेता था, मेरी स्लीप बहुत अच्छी थी और मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो इन सारी चीज़ों का कंबाइंड रिजल्ट था, तो मुझे मिला और ऐसा रिजल्ट मिला कि अब मेरे एकदम थिक और डेंस हेयर है। आप देखना चाहें तो जूम करके आप दिखा भी सकते हैं। और ठीक है, जो ग्रेइंग ऑफ हेयर है वो तो हम नहीं रोक सकते, जो ग्रे हो गए, लेकिन वापस अपने हेयर को रीग्रो करना इट इज़ पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल, अगर आप पॉजिटिविटी। लोगों को ये बहुत एक वो मिसकंसेप्शन सा रहता है कि यार अब ये हो गया, पता नहीं हो पाए ना हो पाए। ठीक, हाँ, बहुत से लोगों के, क्योंकि आजकल ये वाली एक ऐसी हेयर लॉस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही कम एज से स्टार्ट हो चुकी होती है, एन एज जहाँ पे अभी लोगों की शादी भी नहीं हुई है, दे वांट टू गेट मैरिड, एंड फिर उनके माइंड में बहुत मेजर स्ट्रेस आने लगता है कि यार अब क्या करें, अब तो शादी होनी है, अभी यही हो गया तो क्या होगा, होगी भी या नहीं होगी। हाँ, तो ये लाइफस्टाइल, जैसे मैंने आपको बताया मेरे साथ भी ये पुअर लाइफस्टाइल था, पुअर फूड हैबिट्स थी, ईटिंग हैबिट्स थी, तभी मुझे प्रॉब्लम्स आई। और फिर जब मैंने इसको ठीक करना शुरू किया और साथ में जब मैंने ट्रीटमेंट लिया तराया का, उसने मुझे हेल्प किया, तो मेरे हेयर वापस आ गए। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड पॉजिटिव अबाउट इट। अब जब हम कोई चीज़ रिवर्स करते हैं ना, तो हमारी मेंटालिटी वैसी होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जब आप कुछ अचीव करते हो ना अपने हिसाब से, तो आपकी मेंटालिटी वैसी हो जाती है। तो मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई, मैं बहुत पॉजिटिव हो गया, बहुत कॉन्फिडेंट हो गया। और सही बताऊं तो देखो, ये वैसे अगेन बहुत सब्जेक्टिव है, कई लोग बोलते हैं कि हेयर जाने से क्या होता है, तो नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन मुझे मेरे हेयर बहुत पसंद थे। I am possessive about my hair. And for so many people, it's a confidence thing. यार अच्छे है, they are very confident, they feel very confident. Absolutely. तो और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी ट्राया ब्रांड की, कि ये तो चलो मैं ऑलरेडी कर रहा था, लेकिन जो ये नहीं करता उनको ये सब लोग बताते हैं, डाइट प्लान देते हैं, उनको बोलते हैं कि आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, आपको फूड अच्छे से, फूड हैबिट्स फॉलो करनी है, फॉलो बहुत अच्छा है। तो ये अच्छी चीज़ें हैं इनकी, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट मिला। इन लोगों ने हमको बहुत पुश किया कि आप 45 डेज़ में अगर मेरा पहला किट कंप्लीट हुआ तो पुश किया कि आपको और रेगुलरली लेना है, कंटिन्यूसली आपको अपने सप्लीमेंट्स लेने हैं, कंटिन्यूसली आपको आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करने, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। और आप कोई भी चीज़ लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, आपने आज कोई भी एक बेबी है, अगर वो जूनियर केजी से स्टार्ट करता है, वो डायरेक्ट तो 12th नहीं पढ़ सकता ना, इट इज़ अ जर्नी। तो आप पढ़ाई भी करते हो, या आप कोई भी आप डिग्री या आप डिप्लोमा भी लेते हो, आप जीरो से स्टार्ट करते हो। तो कोई भी अगर आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो तो इट इज़ अ जर्नी, यू नीड टू गिव टाइम टू इट। आपको टाइम देना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, मैंने पेशेंस रखा, मैंने सोचा इस बारे में मुझे क्या करना है, अपने आप से इंटरेक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ये सब मैंने किया, ट्रीटमेंट लिया, तो आई गॉट ग्रेट रिजल्ट्स। और मेरी लाइफ जर्नी बहुत मतलब मिरेकुलस रही है। 3 महीने में 25 kg वेट लूज़ करना, हेयर लूज़ करने के बाद वापस हेयर रीग्रो करना, और एक हेल्थ कोच बनना उसके बाद, बहुत मिरेकुलस जर्नी है। और नाउ आई एम ऑन अ मिशन टू हेल्प पीपल लिव अ डिजीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ। जैसे मैंने आपको बताया जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आई हैवंट टेकन अ सिंगल पिल फॉर द लास्ट 4 years। और मैं वही लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ वेरी 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 ईजी। आपको कुछ नहीं करना, दोनों फ्रेमवर्क को आप फॉलो करो और उसके बाद आप ये डिजीज़ फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते विद अ गुड एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड डाइट। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो पंकज, यहाँ पे ना मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें सुनने के बाद एक और क्रॉस क्वेश्चन आया। अभी आपने थोड़ी देर पहले ये बात कही कि लास्ट 4 साल से आप कंप्लीटली नो पिल रहे हो, आपने कोई मेडिकेशन, कोई पिल, कोई कुछ नहीं लिया ऐसा। बट व्हेन यू टोल्ड अबाउट दिस ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग, आई गेस जो ये ट्रीटमेंट्स होते हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड ऑल, तो वो तो कंज्यूम किए ही ना। देन हाउ कैन यू से दैट यू वेंट कंप्लीटली एंटी पिल फॉर लास्ट 4 years? एब्सोल्युटली। देखिए मैं आपको ना सिंपल तरीके से समझाता हूँ।
सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में बहुत फ़र्क होता है. सप्लीमेंट इज़ टू एनहेंस योर हेल्थ, इज़ अ प्रिकॉशनरी मेजर टू एनहेंस योर हेल्थ. अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो आपकी हेल्थ एनहांस होगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे. मतलब आप प्रोएक्टिव हो. और जब आप बीमार होते हो, टू क्योर योर सेल्फ यू टेक मेडिसिन्स. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. मेडिसिन आपको क्योर करती है और सप्लीमेंट आप एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे लेते हो ताकि आप फिट रहो. तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है और यही फ़र्क मुझे पता था. इसीलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि आई हैवंट टेकन अ सिंगल मेडिसिन फॉर द लास्ट 4 years. इज इट हेल्दी एंड सेफ टू टेक सप्लीमेंट्स विच कम इन फॉर्म ऑफ टैबलेट्स? एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी उसमें इशू नहीं है. जैसे लोग B12 के लेते हैं और बहुत सी चीज़ों के एब्सोल्युटली उसमें कोई इशू नहीं. आप B12 ले सकते हो, विटामिन D3 ले सकते हो, उससे आप आयुर्वेदिक भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो आप ले सकते हो. कोई भी इशू नहीं है, परफेक्टली फाइन. Okay, and I guess that's a very important piece of information. कई बार ना लोग इन सप्लीमेंट्स को लेने से भी डरते हैं, बट दे आर सेफ एज अ एक्सपर्ट ओपिनियन. एब्सोल्युटली सेफ. लेने से पहले मैंने सारे उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे और सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे. जो भी सप्लीमेंट्स मुझे त्राया ने दिए सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे, उनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता. और मैं तो लेकर बैठा हूँ. 5 से 6 months मैंने लिए मेरे, फिर उसके बाद कोर्स कंप्लीट हो गया और मेरे को कोई इशू नहीं आया उसके और नेचुरली भी अगर कोई इंसान कोई भी XYZ सप्लीमेंट लेता है, इट्स हेल्दी टू हैव इट. हेल्दी, एब्सोल्युटली हेल्दी. देयर आर नो इश्यूज इन टेकिंग सप्लीमेंट्स. चलिए ग्रेट. सो आज हम लोगों ने इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना इंसाइटफुल बातें करी हैं, इतना कुछ जाना राइट डाइट रॉन्ग डाइट के बारे में, एक अच्छे और एक बुरे लाइफस्टाइल के बारे में और उनके क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी पे और किस तरह से वो बाहर दिखते हैं. तो बीइंग अ सर्टिफाइड डाइटिशियन पंकज, नाउ आई वुड वांट यू टू टेल टू आवर ऑडियंस दैट कैसे वो अपने इस आज के हेक्टिक वर्ल्ड में, इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, इस रनिंग लाइफ में कैसे एक हेल्दी लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, कैसे अपने नॉर्मल हर काम को करते करते बिना अपने काम को बंद किए या छोड़े कैसे वो इस रेगुलर लाइफ को कंटिन्यू करके भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं. हाँ देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ना पॉडकास्ट का स्टार्टिंग में भी नमित बोला था कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी वॉट एवर यू आर डूइंग, इवन योर वर्क और योर डेली रूटीन हैबिट्स, आप जो भी कर रहे हो वो आप तभी कर पाओगे जब यू आर फिट. अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मैं सिर्फ लोगों को इंस्पायर करने के लिए कर रहा हूँ कि यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ. ये बोल रहा हूँ इसलिए कि अगर आप अपनी लाइफ में, आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आप बेड पर हो, आपने हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आपके दरवाजे पे अपॉर्चुनिटी खड़ी है, वुड बी यू बी एबल टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी? नहीं ले पाओगे ना आप. तो फिर जब आप वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाए, आपने अपना हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखा, तो फिर आप अपनी लाइफ में कभी ग्रो ही नहीं कर सकते. आपको अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी, अपने आप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उसका सबसे ईजी ज़रिया है आपकी हैबिट्स, आपकी लाइफस्टाइल और आपका फूड. आपको कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है. इन केस अगर कोई आपको ऊपर नीचे आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, आप ज़रूर सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन वो भी आप बाद में लीजिए. पहले आप फूड का ध्यान दीजिए. अगर आप अपना फूड अच्छा लेंगे, अब आपको ना मैं बेसिक डाइट प्लान भी बता के जाता हूँ कि आपको अब इतना हेक्टिक स्केड्यूल है, लोग बोलते हैं कि हम फ्रेश नहीं बना सकते, हमको तो पैकेट फूड लेना ही पड़ता है. तो देखिए, मैं आपको सिंपल बताता हूँ. आप लो, जैसे हमने पहले शेयर किया, आपको 100% नहीं खाना. आप ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स रखो, टाइम आगे पीछे मत करो. अगर वो भी होता है, डजेंट मैटर. आप खाने से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले 1 ग्लास वाटर लो, 30 मिनट्स बिफोर 1 ग्लास पानी होना चाहिए. ब्रेकफास्ट के बाद 45 मिनट्स बाद 1 ग्लास पानी होना चाहिए. लंच से 1 घंटा पहले सैलेड होनी चाहिए. 1 घंटा पहले? 1 घंटा पहले. यूजुअली तो हम लंच के साथ ले रहे होते हैं. नहीं लेनी, क्योंकि सैलेड रॉ फूड है और जो आप लंच ले रहे हैं वो कुक्ड फूड है. सैलेड को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, उसको ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है. तो 1 घंटा पहले आप सैलेड ले लीजिए. उससे डाइटरी फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा, वो वहाँ जाके सेटल हो जाएगा, उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में. फिर आप वाटर लीजिए, उसके हाफ एन आवर बाद फिर आप खाना खा सकते हैं. तो वो आपको डाइजेस्ट करने में, आपके फूड को आपकी बॉडी से, आपकी न्यूट्रिशन के एब्सॉर्प्शन होगा इंटेस्टाइन में, फिर वो आपके बॉडी को रिलीज़ करेगा, आपकी बॉडी से बाहर निकालेगा. अगर आप डाइटरी फाइबर कंज्यूम नहीं करोगे तो जब हमने पहले कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड जो इश्यूज आपको बताए वो सब होंगे.
फिर शाम को आप कुछ भी लाइट ले सकते हैं, जैसे आप फॉक्स नट्स ले सकते हैं, आप चना ले सकते हैं, भुना हुआ जो चना आता है, गुड़ चना ले सकते हैं। आप वर्कआउट के बाद, मैंने मिस कर दिया, वर्कआउट के बाद आप सत्तू वाटर भी ले सकते हैं। सत्तू वाटर में आपको मिल्क में भी आप ले सकते हैं, वाटर में भी ले सकते हैं, उसमें कोई फ्रूट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके अंदर खाली सत्तू वाटर लीजिए, आप उसके अंदर जीरा डाल सकते हैं, आप उसके अंदर पुदीना डाल सकते हैं और ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं वाटर में ही। आपको मिल्क में डालने की ज़रूरत नहीं, मिल्क में आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वाटर में लीजिए। और वर्कआउट के बाद आपको डब्बे लेने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रोटीन, सो कॉल्ड प्रोटीन के डब्बे आते हैं ना, वो बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन होता है। अगेन आपको उससे किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, या आपको और भी यूरिक एसिड भी बढ़ सकता है। तो आप सत्तू वाटर, नेचुरल चीज़ों पर जाइए, आफ्टर वर्कआउट वो लीजिए आप सत्तू वाटर। और शाम को जो मैंने आपको बताया, फॉक्स नट्स ले सकते हैं आप, या गुड़ चना भी आप ले सकते हैं। फिर रात को जो मेन प्रॉब्लम आती है ना, वो नाइट की आती है। अब जैसे सब अर्बन वर्ल्ड में रहते हैं, कोई 10 बजे आता है रात को, कोई 11 बजे आता है, कोई 8 बजे आता है, और सब थके हुए होते हैं, तो भूख ज़्यादा लगती है। भूख ज़्यादा लगती है तो ज़्यादा खाया जाता है। तो आपको एक चीज़ जो मैं आपको एडवाइस बताता हूँ कि आप, चाहे आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे आपका लंच हो, चाहे आपका डिनर हो, आपको हर मेन मील के बाद 10 से 15 मिनट की लाइट वॉक ज़रूर करनी है। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं हमको नींद आती है। आप लंच के बाद आप ऑब्जर्व करिएगा, आपने खाना खाया, आपको नींद आई, क्योंकि आपका बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई होने की वजह से शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। तो आपको हमेशा 10 से 15 मिनट की वॉक करनी है, उसका आप शुगर लेवल आपका नॉर्मल हो जाएगा, आपको नींद नहीं आएगी और आप एक्टिव रहोगे। नाइट में वॉक करने के लिए मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, ताकि आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए। और आफ्टर ईटिंग योर फूड यू नीड टू हैव 2 to 3 hours बिफोर स्लीपिंग। ओके। अगर आप पहले सो गए तो अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा, फूड आपको ऊपर, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, आपको ऊपर आएगा और आपको नींद भी शायद ना आए फूड की वजह से। इसीलिए आप रात को एक तो खाएं 40%, जितनी आपको भूख है 40% खाएं। रोटी और चावल मिक्स ना करें। नॉर्मल आप खिचड़ी खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, यू कैन ऐड वेजिटेबल्स इनटू इट। आप दाल चावल भी खा सकते हैं और आप किनोआ भी खा सकते हैं। नॉर्मल फूड रखिए, 40% ही खाइए जितनी भूख है। आप लाइट रहेंगे, नींद अच्छी आएगी। लेट खा रहे हैं, नो इश्यूज़, अगेन 30% कर दीजिए। भूखा नहीं सोना, लाइट खाइए। अब कई लोग, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं नमित, और वो ये लोग बोलते हैं यार इतना सब तो हमसे होगा नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार अगर इतना सब कुछ करना है तो यार सॉरी यार, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो ना, क्या है, मुझे आई एम एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपको कोई भी डिजीज़ होता है ना, वो ओवरनाइट नहीं होता। आप अगर गलत लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो ना, रॉन्ग लाइफस्टाइल है आपका, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो गई है। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, जब वो डायग्नोज होगा ना, तब आपको पता चलेगा अरे ये तो इसकी वजह से था। तो वो क्यों होने देना आपको। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ ये बेसिक लाइफस्टाइल जो मैंने आपको डाइट बताया, बेसिक लाइफस्टाइल फॉलो करो, और आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आप सोचो मैं 1 बजे सोऊं और फिट भी रहूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। टाइम पे तो आपको सोना पड़ेगा। यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन योर अनकंफर्टेबल जोन। पुश करना पड़ेगा आपको, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, तभी आप फिट रह सकते हो, तभी आप हेल्दी रह सकते हो। सुबह जल्दी उठना है, लाइट खाना खाना है, लाइट रहना है हमेशा। यू शुड बी निम्बल ऑन योर फीट। आपको हैवी लगना ही नहीं चाहिए खाना खाने के बाद। आपको टाइम पर सोना है, दैट्स इट। कितना सिंपल है। और ज़्यादा सोचना नहीं, अपना काम करते रहो, मज़े से एन्जॉय योर वर्क। आपकी लाइफ में स्ट्रेस तभी आता है जब आप अपने काम को एन्जॉय नहीं करते। जस्ट एन्जॉय योर वर्क, लीव इट टू गॉड, गिव योर 100% एंड यू विल बी 100% फाइन, हेल्दी एंड हैप्पी। ग्रेट। सो थैंक यू सो मच पंकज, आपने इतनी सारी बातें बताई, ऐसी चीज़ें शायद हम पहली बार सुन रहे हैं। आपने इतनी सारी नॉलेज शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच नवित, इट वॉज माई प्लेजर कम्प्लीटली। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।